हम अपने MySQL वर्कबेंच में आ चुके हैं और अभी जो है बिफोर गेटिंग इनटू दिस टॉपिक, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास हम लोग सबसे पहले टेबल्स को ज्वाइन करने के तरीके सीखेंगे। बट बिफोर ज्वाइनिंग हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है टेबल्स को ज्वाइन करने से पहले, और जो टेबल्स को ज्वाइन कराना हमारे पास जिस चीज की वजह से पॉसिबल होता है वो हमारे पास है कीज। तो पहली की हमारे पास है प्राइमरी की एंड सेकेंड इज सेकेंडरी की, और वी कैन कॉल फॉरेन की। तो हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है। एक है प्राइमरी की, दूसरी है सेकेंडरी, ठीक है, या फॉरेन की। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ, लेट मी जूम इन द स्क्रीन तो आप लोगों को ज्यादा विजिबल होगा। तो प्राइमरी की, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, फॉरेन की होता है, ठीक है, फॉरेन की। सॉरी, आई फॉरगॉट दिस। अच्छा, यहाँ पर मैं ये स्टूडेंट्स को मैं बताता चलूं कि देखें, ये कॉन्सेप्ट अभी आप इसको एज इट इज समझ लें। इसकी आपको समझ आहिस्ता आहिस्ता आएगी जब आप खुद से बनाना शुरू होंगे। ठीक है। हम आपको हर स्टेज पे गाइड करेंगे, बताएंगे कि ये प्राइमरी कीज क्या होती हैं, फॉरेन कीज क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं और इनका क्या पर्पस होता है। ये सब चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन ये चीजें आपको थोड़ा स्लोली समझ में आएंगी, लेकिन समझ में आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएंगी, लेकिन ये जैसे इनका नाम है ना, की समझ लें कि ये की कॉन्सेप्ट्स हैं डेटाबेसेस के। अगर आपको ये समझ में एक दफा आ जी गए तो फिर कोई भी डेटाबेस हो, उसका ताल्लुक चाहे वो ग्राफ डेटाबेस हो, चाहे वो नॉन ग्राफ डेटाबेस हो, चाहे वो रिलेशनल डेटाबेस हो, चाहे वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस हो, ये कभी भी कॉन्सेप्ट आपके जहन से निकलेंगे नहीं। ठीक है। और इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। जी। तो यहाँ पर मेरे पास मैं दो टेबल्स क्रिएट कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है, सिंपल काम करते हैं। ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास दो टेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब कीज को समझने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक ही होता एक टेबल होता है और दूसरा टेबल होता है, ठीक है। हर एक टेबल के अंदर उसकी कुछ ना कुछ प्राइमरी की होती है, ठीक है, जो यूनिक होती है, ठीक है, जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाइल बनाती है, ठीक है, जो उसको एक्सेसिबल बनाती है। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे हमने क्या किए कि दो टेबल बना दिए। एक टेबल हमारे पास बनेगा कस्टमर का और दूसरा बनेगा कस्टमर ने जो चीजें ऑर्डर की हैं, ठीक है, कस्टमर ऑर्डर या आइटम्स। अब इन टेबल्स को हमने क्या करना है, रिलेट करना है। अब ये किस तरीके से रिलेट होंगे, लेट्स सी। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक टेबल आ गया, तो इस टेबल में मेरे पास पहले क्या होगा, यहाँ पे एक कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। कॉलम्स जो बनेंगे इसमें हमारे पास कॉलम्स क्या क्या होंगे, लेट्स सी। मैं यहाँ पे मैन्युअली बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा समझ आए, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट यहाँ पे इसकी आईडी होगी, तो कस्टमर आईडी होगी हमारे पास, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कस्टमर आईडी कर लेते हैं इसको हम, ठीक है, कस्टमर आईडी। तो ये मेरे पास कस्टमर आईडी होगी, कंट्रोल जी कर लेते हैं ताकि टाइम बचे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कस्टमर नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर उसका फोन आ सकता है, ठीक है, फोन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास इस टेबल को इसके ऑर्डर वाले टेबल से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑर्डर टेबल बना देता हूँ, सेम टू सेम इस वाले को ही कॉपी कर देते हैं, बस इसका टेक्स्ट हम जो है हम क्या कर देंगे, रिन्यू कर देंगे। सो दैट विल बी वेरी गुड, इजीली अप्रोच हो जाएगा। लेट मी गेट माइटर, और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अच्छा जी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, आइटम हो जाएगा, आइटम आईडी हो सकता है ये, ठीक है, आइटम आईडी। इसके बाद मेरे पास जो इट्स सेल्फ आइटम है, उसके बाद मेरे पास कस्टमर आईडी यहाँ पे आ जाएगी, कस्टमर आईडी, ठीक है। अच्छा। तो अब एक चीज आप लोगों ने देखी होगी यहाँ पे, लेट मी जस्ट श्रिंक इट ताकि ज्यादा अच्छा हो सके ये, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास दोनों टेबल्स में क्या चीज कॉमन है, आप गौर से देखें, ठीक है। फर्स्ट मेरे पास जो कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स क्या है, अलग अलग हैं, तो आइटम्स अलग हैं, आइटम आईडी अलग है। अगर हम देखें फोन अलग है और नेम अलग है, तो ये सारे क्या है, डिफरेंट कॉलम्स हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन दोनों टेबल्स के दरमियान एक चीज जो है वो क्या है,
कॉमन है, सही है, वो क्या है हमारे पास, कस्टमर आईडी, ठीक है, कस्टमर आईडी यहाँ पे। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन टेबल्स को हमने रिलेट करना है एक दूसरे के साथ। अब रिलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी टेबल्स हम क्रिएट करते हैं उनके रिलेशन लाजमी है, वरना उनके बीच में जो रिलेशन हम क्रिएट करते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो कभी भी एक दूसरे के साथ हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने कस्टमर्स की लिस्ट बना दी, अब उन्होंने जो चीजें ऑर्डर की हैं उनकी लिस्ट उन कस्टमर के साथ आप रिलेट कैसे करेंगे, किसी ना किसी तरीके से तो रिलेट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी की के जरिए से होता है। अब जो हमारे पास फर्स्ट प्राइमरी की होती है हमारे पास, ठीक है, जो इस टेबल की प्राइमरी की होती है, वही हमारे पास क्या बनती है, दूसरे टेबल के अंदर जाके हमारी फॉरेन की बनती है, जिसके जरिए से हम उसके साथ वो रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो साहब हम यहाँ क्या पे कर मैं सकते साहब एक छोटी सी मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने बड़ा अच्छा बता रहे हैं प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में। छोटे सी किसी में मैं एडिटिव एग्जांपल दे दूं कि जो आप प्रीवियसली पढ़ा चुके हैं इसी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ही। आप ये स्टूडेंट्स को हम ये बता सकते हैं कि जैसे आपकी ये देखें कि एज आर रिलेशनशिप होती है ना, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में क्या होता है कि पेरेंट एक होता है, लेकिन उसके पास मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं। एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं ना। ऐसा हो सकता है कि भाई एक पेरेंट्स हैं उनके 4 चिल्ड्रन हैं। एक ऐसे पेरेंट हो सकते हैं उनके फॉर एग्जाम्पल 6 चिल्ड्रन हैं। एक पेरेंट ऐसे हो सकते हैं भाई उनके 7 चिल्ड्रन हैं। तो पेरेंट एक है, उसके मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं। तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहलाती है। ठीक है। यानी कि यहां पर जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर के टेबल के अंदर कस्टमर आईडी, नेम, फोन नंबर, ये जो टेबल है इसके अंदर कस्टमर आईडी पेरेंट आईडी है। ठीक है। और इसका चाइल्ड कौन है, आइटम आईडी। आप ये देखें एक ही कस्टमर आईडी के अगेंस्ट में मल्टीपल आपके पास आइटम आईडीज जो है वो आएंगे, यानी कि चाइल्ड टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे एक पेरेंट के अगेंस्ट में, क्योंकि उसके मल्टीपल चाइल्ड्स हैं। सिमिलरली क्या होता है कि अगर आप अपने आईडी कार्ड को देखें, जो सीएनआईसी आपको कार्ड दिया है नादरा ने, उसमें आपका एक होता है शिनाख्ती कार्ड का नंबर। जो मेन आपका सीएनआईसी नंबर होता है वो होती है आपकी प्राइमरी की। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपकी प्राइमरी की क्या है, भाई नासिर साहब आप बताएं आपकी प्राइमरी की क्या है, शहाब साहब आप बताएं आपकी प्राइमरी की क्या है, यासिर मिराज आप बताएं आपकी प्राइमरी की क्या है। तो हमारी प्राइमरी की इस वक्त अगर हम नेशनल अपने आइडेंटिटी कार्ड के बेस पे देखें तो हमारी प्राइमरी की हमारा सीएनआईसी नंबर है, जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं इस पूरी दुनिया में। ठीक है। उस सीएनआईसी नंबर के ऊपर एक और चीज होती है जो कहलाता है खानदान नंबर। उसको क्या कहते हैं, खानदान नंबर या फैमिली नंबर कहलाता है। वो जो खानदान नंबर होता है या वो जो फैमिली नंबर होता है जिसको घराना नंबर कहते हैं, वो आपके सारे सिबलिंग्स का इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स सेम होगा। वो सेम होगा तो वो आपका समझ लें क्या हो गया, वो आपका चाइल्ड रिकॉर्ड हो गया जो कि हर आपकी प्राइमरी की के साथ रिपीट हो रहा है। ठीक है। सही है शाह, आप बताएं। हैं जी। तो इसी तरीके से सर ने जैसे कहा कि हमारे पास क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है इनके दरमियान, ताकि हम इनको रिलेट कर सके। नहीं तो टेबल्स के दरमियान अगर हमारे पास कोई ऐसी कॉमन चीज नहीं होगी जिसको हम रिलेट नहीं कर सकते, तो उनका रिलेशनशिप हमारे पास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। सो इसी तरह से हमारे पास जब हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, उनको हमें रिलेट करना होता है फॉरेन की के साथ, हम बनाते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि यहाँ पर इनको हम फिर बाद में जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ज्वाइनिंग का, तो इनको हम ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लें कि ये हमारे पास क्या है, जो प्राइमरी की होती है वो हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाइबल होती है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू नल नहीं होती हमारे पास, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले सेक्शंस के अंदर भी। तो हमारे पास ये यूनिकली आइडेंटिफाइड और नॉन नल होती है। अच्छा, क्या जब ये कोई क्या सेम कोई कॉलम, क्या कोई ऐसा शनाख्ती कार्ड नंबर हो सकता है जो नल हो? आप लोग सोचिए, स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूं, क्या किसी का सीएनआईसी ऐसा हो सकता है कि जिसपे शनाख्ती कार्ड का नंबर नल हो? तो प्राइमरी की किसी की नल हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। गुड साहब, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। तो नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इनको रिलेट करा सकते हैं, ठीक है। तो हर एक आईडी यूनिक है। अब इनको रिलेट कैसे करना है, ये रिलेट इस बात से हुए हैं कि ये जो ऑर्डर्स हैं मेरे पास, ये जो ऑर्डर टेबल है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मेरे पास एक कस्टमर टेबल होगा, ठीक है। कस्टमर बोल सकते हैं, इनको कस्टमर बोल देते हैं, ठीक है। कस्टमर हो गए हमारे पास ये, ठीक है। अच्छा,
अब सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये इनका ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे मैं इसको ऑर्डर बोल दूंगा, ठीक है, ये इनके ऑर्डर हो गए हमारे पास। अब जो है हम देखेंगे कि कौन से कस्टमर ने क्या चीजें ऑर्डर की हैं, ठीक है। इनके बीच में हम जो रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे वो हम देखेंगे, सही है। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे और भी रैंडम डेटा हम डाल सकते हैं। तो अगर मैं इस टेबल को यहाँ पे और थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं, लेट्स सी, हमारे पास हम यहाँ पे 3 ही डेटा बनाएंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, ताकि टाइम कम लगे हमारे पास, सही। इस तरीके से, लेट्स सी, और यहाँ पर भी इस तरह से बना लेते हैं। अच्छा जी, तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, कस्टमर आईडी हमारे पास ये 1 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सेकंड आईडी डाल लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 2 हो जाएगी। एज वी सेड, यूनिकली आइडेंटिफायर बिल्कुल यूनिक होगी, ठीक है, सेम ही हो सकती, नहीं तो एरर आएगा, प्राइमरी की हमारे पास डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, फॉरेन की हो सकती है, फॉरेन की को आप कर सकते हैं, लेकिन डेटा उसमें क्या आएगा, डुप्लीकेट आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं किसी का भी। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम यहाँ पे अली का नाम डाल देते हैं, और यहाँ पे हम लोग जिसका नाम डाल देते हैं, सना का नाम डाल देते हैं, ठीक है। वी हैव सना, एंड इन दिस केस वी हैव फॉर एग्जाम्पल मंसूर, ठीक है, किसी का भी नाम, बिल्कुल रैंडम। अच्छा जी, अब इनके फोन्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे कुछ भी रैंडम नंबर हम सर्च कर सकते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल जी, और यहाँ पे इसी तरह से 4 डिजिट हैं, ओके। और यहाँ पे फाइनली कॉल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये हमारे पास थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा है एक्सप्लेन करने के लिए, और प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन इसकी डायरेक्टली हो जाती, तो वो भी हम शो करेंगे आपको अभी। अच्छा जी, तो यहाँ पे आइटम आईडी आ जाएगी, फाइनली आइटम आईडी हमारे पास जो है इसकी वही प्राइमरी की है, तो 1, और यहाँ पे 2, और इसकी यहाँ पे 3 हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास आइटम मिसाल के तौर पे इसने चॉकलेट ली थी, सही है। इसने यहाँ पे चिप्स लिए थे हमारे पास, और इसने यहाँ पे क्या लिया था, एप्पल लिया था भाई, सही। तो ये हमारे पास इनके ऑर्डर्स हो जाएंगे। अब कस्टमर आईडी जो है, हम यहाँ पे कस्टमर आईडी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टमर आईडी मिसाल के तौर पे अब हमारे पास ये इंटरेस्टिंग प्लेस आ गई है। अब और से देखें, कस्टमर आईडी जरूरी नहीं है कि सेम, बाकी भी कस्टमर हमारे पास हो सकते हैं, सही है, इस लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ 2 कस्टमर के नाम जो आईडी है वो मैं सही लिखूंगा, बाकी कस्टमर की जो आईडीज है मैं क्या कर दूंगा, जो एक ही कस्टमर बचेगा हमारे पास, तो मैं 2 कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास जो इस प्लेस में आएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं 5 ही डाल देता हूँ या 7 डाल देता हूँ, 6, ठीक है। अब आप देखें, ये मेरे पास कस्टमर आईडीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो कस्टमर आईडीज हैं ये क्या है, अलग है, ज्यादा है, यहाँ पे डिफरेंट है। अब ये टेबल्स हमारे पास मुख्तलिफ टेबल्स हैं, सही है, थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए इस वजह से। अब आप देखें कि जब मैं इन टेबल्स को ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो रिलेशन है वो किस तरह से बनेगा, कि यहाँ पर इस वाले कस्टमर आईडी को मैं उठाऊंगा, सही है, कि इस कस्टमर आईडी को और इस टेबल के दरमियान, सही, कस्टमर आईडी छोड़ दें, इस टेबल के दरमियान, इस टेबल के दरमियान जो कॉमन डेटा है उनको मुझे फेच करके लाऊं, ठीक है। अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो हम ज्वाइन करते हैं, मैं ज्वाइन की तरफ आ गया, सही है। अब हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट ज्वाइन होगा, तो वो हमारे पास क्या होता है, इनर ज्वाइन होता है। इनर ज्वाइन का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास इन दोनों टेबल के दरमियान डेटा होगा वो रिटर्न होगा और बाकी रह जाएगा, ठीक है। जो वो कॉमन डेटा सर्च कर लेगा वो हमारे पास इसको मिल जाएगा और वो रिटर्न कर देगा। तो आप लोग अब मुझे बताएं, मेरी थोड़ी सी हेल्प करें कि इन दोनों टेबल्स में कॉमन डेटा आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो फिर मुझे बताएं। चलें, अब हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की जो है वो बहुत मेजर रोल अदा कर रही है, कि आप लोग को कॉमन डेटा कहाँ पे दिख रहा है। नंबर 1 आ रहा है, हाँ, नंबर 1 हमारे पास जो है यहाँ पे कस्टमर आईडी के अंदर है, और नंबर 2 आ रहा है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मोहम्मद नासिर, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये 1 है और ये जो 2 है, और इस टेबल के दरमियान जो 1 है और ये जो 2 है, ये क्या है, ये कॉमन डेटा है।
तो अब हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो हम इनर ज्वाइन करेंगे, जो डेटा हमारे पास रिटर्न होगा, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो कॉमन डेटा होगा वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। तो क्या रिटर्न होगा देखते हैं। सही है। अब हम यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं कि मेरे पास क्या क्या रिटर्न करो, नेम और फोन रिटर्न कर दो, या सब कुछ जो है वो आइटम भी रिटर्न कर दो, नेम और फोन भी रिटर्न कर दो। सही है। तो हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। अच्छा जी। तो यहाँ पर लेट्स सी, अगर हम माई एसक्यूएल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, या यहाँ पे मैं पहले विजुअली आपको बता दूं, ठीक है, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो लेट्स सी, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा। अगर हम सेलेक्ट करते हैं कि मुझे डेटा चाहिए जो कॉमन डेटा है इन दोनों के दरमियान, ठीक है, तो मुझे मिलेगा क्या, कस्टमर आईडी, इसके साथ हमारे पास जो चॉकलेट रिलेटेड है, और जो चिप्स है हमारे पास वो आएगा, और इसका आइटम नंबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, जो कॉमन डेटा बन रहा है इसके दरमियान। और वो खरीदा किसने होगा, अली ने, और सना ने खरीदा होगा, उनके फोन नंबर आ जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास जो कॉमन डेटा होगा वो आ जाएगा। सो लेट्स एक्सपैंड द टेबल हियर, ताकि हमारे पास आ जाए जो कॉमन डेटा है, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। एनीवे, यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारे पास कितनी फील्ड है यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास कस्टमर आईडी है, ठीक है, तो कस्टमर आईडी हमारे पास आ जाएगी, इसको यहाँ से उठा देते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं कस्टमर आईडी। फिर हमारे पास नेम आ जाएगा, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फोन है, और यहाँ पे फोन आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज द रिजल्ट ऑफ द टेबल। लेट्स सी, हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेंगे। फिर हमारे पास जो यहाँ पे कॉमन डेटा था, ठीक है, तो हमारे पास आइटम्स आ जाएंगे, चॉकलेट है, तो चॉकलेट हमारे पास आना चाहिए आइटम। एंड देन हमारे पास क्या है, आइटम आईडी है, लिटिल बिट मेस्ड अप, बट कोई बात नहीं, आप इसको जो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टेबल आएगा। अब इस टेबल के अंदर फर्स्ट जो ये कस्टमर आईडी है, ये है टेबल में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैनुअल काम कर रहे हैं, लेकिन एनीवे, ठीक है। 1 and 2 वॉज हमारे पास क्या था, ये कॉमन थे। इस तरीके से अब हमारे पास इनके फोन आ जाएंगे। एंड देन फाइनली हमारे पास क्या होगा, ये डेटा आ जाएगा। एंड चॉकलेट एट द एंड, एंड देन वी हैव चिप्स। तो ये जो फाइनल टेबल बन के आया हमारे पास रिजल्टेंट, ठीक है, जो कॉमन डेटा इसने सर्च किया वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, जो इसको मिला है। तो इसमें से आप देखें हमारे पास क्या आया, अली, सना, और इनके फोन नंबर्स, ठीक है। और हमारे पास चॉकलेट एंड चिप्स थे, जो इन्होंने ऑर्डर किए थे हमारे पास, इनकी आइटम आईडी जो थी वो भी रिटर्न होके आ गए हमारे पास। तो इस तरीके से हमने इनर ज्वाइन कर दिया है। तो ये दोनों टेबल्स में से हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा आ चुका है। तो शहाब, इसको अगर हम बताना चाहें, शहाब एक सेकंड और मैं आपका लूंगा। जी अगर आप इसको जी प्रीवियस नॉलेज से स्टूडेंट्स कंपेयर करें, तो बेसिकली ये कंपोजिशन हो रही है। कंपोजिशन क्या है कि एक कस्टमर का आपके पास क्लास है, कस्टमर की क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टोटली कॉन्सेप्ट से ये 1 to 1 मैप होगा। ये जो टेबल डिजाइनिंग कर रहे हैं ना शहाब, टेबल क्या है, एक सिंपली क्लास का नाम है। एवरी क्लास नेम इज कॉल्ड अ टेबल, ठीक है। उसके अंदर जो आप प्रॉपर्टीज लिखते हैं, उसके अंदर जो आप उसकी करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं क्लास की, वो सारी चीजें इस टेबल के कॉलम्स बन जाते हैं, या इस टेबल्स के एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं, ठीक है।
और ये जो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं शहाब, के दोनों कस्टमर आईडीज को मैप कर रहे हैं या कॉमन आईडीज को मैप करके डेटा को पॉपुलेट कर रहे हैं, एक सिंगल टेबल के अंदर लेकर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। एक कस्टमर मल्टीपल आइटम्स को बाय कर सकता है, एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स को प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर्स जो है वो कंपोज होगा कहां पर, इनसाइड द कस्टमर। कस्टमर हैज ऑर्डर्स, ये हैज अ रिलेशनशिप है। ठीक है, इसको इस तरह समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत क्विकली समझ में आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनको जरा एक स्टाइल नया है, डेटाबेस का स्टाइल है। डेटाबेस में जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं उसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए, कोई भी रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए आपको टेबल बनाने पड़ते हैं, और वो टेबल आपको सामने ये बना रहे हैं। और उन टेबल्स को डिफाइन करने के लिए उन टेबल्स के अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने पड़ते हैं, कॉलम्स डिफाइन करने पड़ते हैं, जो कॉलम्स शहाब ने डिफाइन किए हैं। ठीक है शहाब? जी। अच्छा, तो अब हम ऐसा करेंगे ना कि दो टेबल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। इनका डेटा मेरे पास में पहले से अपने पास रखा हुआ है ताकि हमारे पास टाइम ना लगे, क्योंकि वी ऑलरेडी नो हाउ टू क्रिएट टेबल्स नाउ, तो ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द माई स्केल वर्क बेंच हियर। तो यहाँ पे मैं वर्क ये बेंच शहाब शहाब ने ये जो दोनों टेबल्स को ज्वाइन किया है एक कॉमन की के ऊपर, जो कि कस्टमर आईडी है, ये बेसिकली इसने शहाब ने क्या किया है कि दोनों टेबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्ड की है। जब दो टेबल्स के दरमियान अगर रिलेशनशिप मौजूद है, इसका मतलब है वो रिलेशनशिप किसी ना किसी एट्रीब्यूट, किसी ना किसी कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे बिल्डअप होती है। रिलेशनशिप ऐसे नहीं बन जाती। रिलेशनशिप में आपने क्या करना होता है, दोनों टेबल्स के दरमियान कोई कॉमन एट्रीब्यूट फाइंड करना होता है। और नॉर्मली वो जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है वो टेबल्स की कीज होती हैं। ठीक है, वो जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है, वो जो कॉमन फील्ड होती है दोनों टेबल्स के दरमियान, वो टेबल की होती है। ठीक है, की एक ऐसा एट्रीब्यूट है किसी भी टेबल का, किसी भी टेबल का एक ऐसा एट्रीब्यूट जो उस टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड की। उसको की कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी की भी हो सकती है की, फॉरेन की भी हो सकती है। ठीक है, की एट्रीब्यूट्स या प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स या फॉरेन की एट्रीब्यूट्स, ये किसी भी टेबल का वो एट्रीब्यूट होगा जिससे आप उस टेबल के किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मुझे आपको, मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी प्राइमरी की क्या है, तो आपका, आपकी प्राइमरी की से मुराद मेरी ये होगी कि मैं आपको यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करूंगा इस पूरे दुनिया के अंदर, इस पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप बोलेंगे सर आप मुझे मेरे सीएनआईसी नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे, तो मेरा जो सीएनआईसी नंबर है वो मेरी प्राइमरी की है। आपके एट्रीब्यूट क्या है भाई, आपका फर्स्ट नेम आपका एट्रीब्यूट है, आपका लास्ट नेम आपका एट्रीब्यूट है, ये कॉलम बनेंगे आपके टेबल के। आप खुद टेबल हैं, आप खुद पर्सन है। ठीक है, आपकी प्राइमरी की क्या है, सर मेरी प्राइमरी की सीएनआईसी नंबर है। आपके टेबल के अंदर आपके, आप एज अ पर्सन, आपके टेबल के अंदर एट्रीब्यूट क्या क्या आएंगे, फील्ड्स क्या क्या आएंगी, फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, आपका फोन नंबर आएगा, आपका ईमेल एड्रेस आएगा, ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ठीक है साहब? जी। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइमरी और फॉरेन कीज जो है अब हम रियल में बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आई लॉस्ट माई बॉयलर प्लेट कोड, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो डीबी है, ठीक है। अब डीबी को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। मेरे पास यहाँ पे पहले से डीबी है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल कर देंगे। मेरे पास टेबल क्रिएटेड है, तो इनमें से हमारे पास कोर्सेज हैं, तो कोर्सेज भी हमारे पास ड्रॉप कर देंगे हम। अच्छा जी, क्या कह रहा है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं, यूज टेक्सवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा डेटाबेस, इसको हमने अच्छा भाई, क्लियर ये कर एक, दिया मैं है। एक चीज थोड़ा सा मैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बता दूं कि ये ड्रॉप टेबल जो है ना, ये बड़ा ध्यान से चलानी होती है ये वाली कमांड। इसका मतलब होता है ये इरिवर्सिबल कमांड है, ये एक दफा चल गई तो चल गई। ठीक है, तो जब भी डेटाबेस से कनेक्ट करके ड्रॉप टेबल चलाएं तो बड़े एहतियात से चलाइएगा, सही है ना? इसका मतलब होता है कंप्लीट डेटा लॉस, पूरा टेबल ड्रॉप हो जाएगा, पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, खत्म, टेबल का स्ट्रक्चर भी ड्रॉप हो जाएगा ना, स्ट्रक्चर भी बाकी नहीं रहेगा। तो इसको जब भी चलाएं ड्रॉप टेबल को, बहुत कॉन्शियसली, बहुत यकीन के साथ, बहुत तहम्मुल के साथ, कहीं रिटर्न कहीं ने किसी ने कहा है आपको कि हाँ यार टेबल ड्रॉप करते हैं, तो वो रिकॉर्ड में रख लें उसकी ईमेल के, हाँ यार ये मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई है मेरे सीनियर की तरफ से, मेरे मैनेजर की तरफ से, या मुझे मेरे कस्टमर ने कहा है कि हाँ यार ये टेबल ड्रॉप कर दो, उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर ड्रॉप कीजिएगा। वरना टेबल भैया ड्रॉप ना करना कभी भी। ठीक है, अभी क्योंकि शाहब समझाने के लिए बता रहे हैं और शाहब को पता है इन्होंने खुद ये टेबल बनाया था, तो इसलिए आपको ड्रॉप करके सिखा रहे हैं। जी शाहब भाई। तो यहाँ पे मेरे पास तीन टेबल्स थे एक्चुअली, और एक फन प्रॉब्लम भी इसमें आई है असल में। तो
एक टेबल जो था वो दो छोटी टेबल्स को रेफरेंस कर रहा था, उस वजह से वो डिलीट नहीं हो रही थी। यहाँ पे अगर आप देखें और से नीचे तो क्या कह रहा था, कैन नॉट ड्रॉप द टेबल फॉर्सेज रेफरेंस बाय अ फॉरेन की। तो थोड़ा सा इसमें ये मसले भी है, लेकिन एनीवे यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हमारे पास मिसाल के लिए कस्टमर हो जाएगा, ठीक है, कस्टमर। अच्छा, अब कस्टमर टेबल बन गया है, तो इसके अंदर हमारे पास जो फील्ड्स होंगी वो क्या क्या होंगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कस्टमर आईडी होगी, ठीक है, कस्टमर आईडी हमारे पास बन गई। नाउ ये कस्टमर आईडी जो होगी हमारे पास प्राइमरी की होगी हमारी, ठीक है, प्राइमरी की। और देखते हैं क्या कह रहा है, प्राइमरी की। ओहो, इज नॉट अ वैलिड पोजीशन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे पहले इसको बनाना पड़ेगा कि क्या होगा, इंटीजर होगा क्या होगा, ठीक है। तो इसको डेटा टाइप डिफाइन करनी है, उसके बाद बताने की क्या चीज है। तो प्राइमरी की हो गई हमारे पास। ओके, तो उसके बाद अब क्या करना है, ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देते हैं इसको, ऑटो इंक्रीमेंट, दैट विल बी गुड। उसके बाद हमारे पास कस्टमर आईडी होगा, उसका नेम होगा, तो नेम हमारे पास क्या होगा, वार कैर होगा। तो वार कैर हमारे पास 50 कैरेक्टर्स का, मिसाल के तौर पे हम लिख देते हैं कि हमारे एवरेज कस्टमर का जो है सही 50 है। कैरेक्टर्स। शाहब इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि जी देखें, जी जब आप किसी भी एट्रीब्यूट को, जैसे शाहब ने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की कहा, जैसे ही कोई भी एट्रीब्यूट प्राइमरी की डिफाइन होता है, आपने उसको डिफाइन करने जा रहे हैं कि भाई ये प्राइमरी की होगी मेरे इस टेबल कस्टमर टेबल की। अब इसका मतलब ये है कि इसमें डुप्लीकेट ऑफ रिकॉर्ड नहीं आ सकते, इसमें दो कस्टमर के आईडी सेम नहीं हो सकते। अगर आप दो कस्टमर के आईडी सेम करेंगे, डेटाबेस आपको कभी भी इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करने देगी, डुप्लीकेट बोलेगी, आपको यही एरर देगी कि ये प्राइमरी की है, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, ये यूनिक आईडी होगी, एग्जैक्टली, या बीरा ने बिल्कुल सही कहा, ये यूनिक होगी, आपको वो इंसर्ट ही नहीं करने देगी। ठीक है, क्योंकि आपने बाकायदा इसमें डिफाइन कर दिया कस्टमर आईडी को कि ये एक प्राइमरी की है। ठीक है, ठीक है जी। जी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब इसके बाद एक कस्टमर आईडी हो गया हमारे पास, और नेम हो गया। नेक्स्ट थिंग विल बी व्हाट, आई जस्ट फॉरगॉट, लेट्स गो बैक हियर और चेक करते हैं। हमारे पास क्या था, फोन था। तो इफ वी वांट फोन भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से फोन तो नहीं हुआ, ईमेल ही करते हैं लोग। बट एनीवे वी विल जस्ट कीप द फोन हियर। फोन भी हमारे पास क्या होगा, इंटीजर होगा, और इंटीजर में हमारे पास हम रख सकते हैं यहाँ पे यूनिक ही होता है वो। तो फोन नंबर हमारे पास गलती से अगर दो दो का एक साथ चल गया तो हम इसको यूनिक भी बना सकते हैं। अच्छा जी, नाउ हमारे पास टेबल बन गया है, तो सेमी कॉलन लगा दें ताकि नीचे भी हम कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकें वन बाय वन। तो मैं इसको कंट्रोल इंटर करता हूँ, तो हमारे पास ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आपको दिखेगा मेरे पास कस्टमर का टेबल बन गया है। सही है। अच्छा जी, next thing is we are going to insert some data into it. So insert into which table, customer, ठीक है। कस्टमर हमारे पास, या हम पहले दूसरा टेबल बना लें पहले, फिर उसके बाद हम इंसर्शन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक ऑर्डर का टेबल हो जाएगा। इससे इसी को हम कॉपी अगर कर लें, ठीक है, नीचे इसको लेकर आ जाते हैं, क्रिएट टेबल, और इसका नाम हमारे पास क्या होगा, इसका नाम होगा ऑर्डर, ठीक है। अब ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। लेट्स सी, इसके अंदर अब ये क्या कह रहा है कि क्या आपने आप क्या इसको किया ऑर्डर्स है। कर लें? हाँ। अच्छा, आई थिंक ऑर्डर इज समथिंग, रिजर्व वर्ड है ये ये। रिजर्व वर्ड है, हाँ। तो इसको हमने ऑर्डर्स कर लिया, ठीक है। तो ऑर्डर कर लिया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर भी कस्टमर आईडी है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, इसको डिफरेंट करना चाहते हैं। अच्छा जी, सो कस्टमर आईडी हमारे पास आ गया है, लेकिन इसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये तो हमारे पास इंटीजर होगा, लेकिन ये प्राइमरी की नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। इसको हम फॉरेन की स्पेसिफाई करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फॉरेन की है एक्चुअली। तो वी विल डू दैट। अच्छा जी, तो यहाँ पे नेम को भी रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे बस हम करते हैं आइटम, ठीक है। आइटम हमारे पास क्या होगा, बार कैर, और यहाँ पर इस आइटम को भी हम स्पेसिफाई कर देंगे कुछ कैरेक्टर्स, कुछ बिट्स, 50 बिट्स तक इसका नाम आना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास ऑर्डर आईडी आ जाएगी, ठीक है। आई गेस ऑर्डर आईडी हमारे पास सबसे पहले आनी चाहिए थी। और ये जो कस्टमर आईडी है इसको हम नीचे स्पेसिफाई कर देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉरेन की है, ठीक है। और ये हमारे पास इंटीजर हो जाएगा, और ये इसकी क्या होगी, हमारे पास इसकी प्राइमरी की होगी एक्चुअली। और इसको हम प्राइमरी की बना ही देते हैं, प्राइमरी की, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा,
क्योंकि दूसरी टेबल की भी प्राइमरी की हमारे पास। अच्छा, अब फाइनली हमारे पास कस्टमर आईडी भी इसके अंदर आ जाएगी, कस्टमर आईडी हो जाएगी, और ये क्या है, इंटीजर है ऑफ कोर्स। और एंड में अब इसको हम डिफाइन करते हैं फॉरेन की। हमारे पास हम बताते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कस्टमर आईडी हमारे पास हमारी फॉरेन की है। ठीक है। अच्छा जी, मेरे ख्याल से मैं थोड़ी सी यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है। इज नॉट अ वैलिड पोजीशन, लेट मी चेक। नहीं, पहले फॉरेन, आपने एक काम करें, हाँ, फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंसेस लिखें, रेफरेंसेस। हाँ, यस यस यस। सो आई फॉरगॉट द वर्ड रेफरेंसेस, बिकॉज क्या होता है हमारे पास कि हम जो फॉरेन की होती है इसको रेफरेंस करते हैं कि हम कहाँ से रेफरेंस करा रहे हैं। जी तो जी वी जी, आर एक्चुअली रेफरेंसेस, रेफरेंसिंग दिस टू द रेफरेंसेस कस्टमर फर्स्ट लिखे। टेबल। तो इसको रेफरेंसेस कस्टमर टेबल, कस्टमर, हाँ, नहीं, रेफरेंसेस पहले लिखेंगे शाह, पहले रेफरेंसेस लिखेंगे। अगेन फॉरगॉट। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस कस्टमर, अच्छा, और इसके और अंदर हम लोग कस्टमर के अंदर कस्टमर आईडी, कस्ट आईडी, यस। तो ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने एंड में क्या किया है, इसको एक फॉरेन की हमने बना दिया है। जो कस्टमर आईडी हमारे पास ये क्या है, फॉरेन की है, और ये रेफरेंस कर रही है किसको, कस्टमर के अंदर, कस्टमर टेबल के अंदर जो हमारे पास कस्टमर आईडी है उसको रेफरेंस कर रही है। तो ये जो प्राइमरी की है इस सेकंड टेबल के अंदर आकर हमारे पास फॉरेन की बन गई, ताकि ये हमारे पास क्या कर सके, इसको रेफरेंस कर सके। ठीक है। सो शाहब, इनके बीच इसको में एक और, रिलेशनशिप है। हाँ, सही सही, बहुत सही समझा रहे हैं साहब आप। एक चीज मैं और ऐड कर दूं, आसानी से और समझ में आ सकता है, वो ऐसे कि जब आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं, आप अभी अपने पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो आप क्या है, यहाँ के प्राइमरी पर्सन है, प्राइमरी पर्सन है कि नहीं है, यहाँ के आप प्राइमरी, यानी कि आप फर्स्ट सिटीजन है, यहाँ के प्राइमरी पर्सन है। लेकिन जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं, वहां के फॉरेनर बन जाते हैं, उनके लिए फॉरेनर्स हो जाते हैं। तो इसी तरीके से इस की का भी कॉन्सेप्ट है। तो कस्टमर की में अगर कस्टमर आईडी को देखें, कस्टमर के टेबल में कस्टमर आईडी को देखें, तो यहां पर ये प्राइमरी पर्सन है, प्राइमरी की है। लेकिन जब दूसरे टेबल में आएगी, तो फिर क्या बन जाएगी, ये फॉरनर बन जाएगी उसके लिए, तो उसके लिए फॉरेन की बन जाएगी। ठीक है। किसी भी दूसरे टेबल की प्राइमरी की किसी भी दूसरे टेबल के अंदर जब आती है, तो वहां पर वो फॉरेन की बनती है, वहां पे प्राइमरी की नहीं बन सकती। कस्टमर आईडी कभी भी ऑर्डर्स के टेबल में प्राइमरी की नहीं बनेगी, क्योंकि ये किसी और दूसरे टेबल की प्राइमरी की है। ये आपको डेटाबेस रिलेशनशिप बनाने नहीं देगा। ठीक है। इसी को कहते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जिसमें कि चाइल्ड जो है, मल्टीपल चाइल्ड मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है, कौन, कस्टमर। ठीक है। तो बिजनेस स्टेटमेंट क्या बनेगी, कस्टमर प्लेसेस मल्टीपल ऑर्डर्स या मैनी ऑर्डर्स। ये बिजनेस स्टेटमेंट होगी, जो कि जब कस्टमर आपको अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए देगा, तो वो बाकायदा आपको ये बिजनेस स्टेटमेंट, बिजनेस रूल लिख के देगा अपनी रिक्वायरमेंट के अंदर, कि जो कस्टमर होगा वो मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है, वो ऐसे ही लिखेगा। लेकिन बीइंग अ डेटाबेस डिजाइनर, बीइंग अ डेटाबेस इंप्लीमेंटर, अब आपने इस स्टेटमेंट को, इस बिजनेस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है डेटाबेस की लैंग्वेज में। और वो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वैसे ट्रांसलेट करेंगे जैसे शहाबुद्दीन ने किया है, कि जी एक कस्टमर है, वो मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। अगर कस्टमर है, तो उसको मुझे आइडेंटिफाई करना है, कस्टमर्स के रिकॉर्ड को। तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कस्टमर को, भाई उसमें कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाऊंगा, उसको उसका सीएनआईसी बनाऊंगा। ठीक है। अच्छा भाई, ऑर्डर्स को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, यूनिकली ऑर्डर आईडी से आइडेंटिफाई करूंगा यूनिकली। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कस्टमर्स मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है, हाँ भाई बिल्कुल प्लेस कर सकता है। तो ये मैं कैसे पकड़ूंगा, ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि एक कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। तो कस्टमर आईडी को प्लेस करूंगा एज अ फॉरेन की, कहां पर, ऑर्डर्स के टेबल के अंदर। तो मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि हाँ भाई एक कस्टमर ने ये मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। मिसाल के तौर पे मुझे ये अगर आइडेंटिफाई करना हो कि ये मिस सबन है, आज कितने बर्गर्स ऑर्डर किए हैं, आज कितने जो है ना इन्होंने फूड पैंडा से जो है ना वो ऑर्डर्स किए हैं, तो वहां फूड पैंडा की डेटाबेस में क्या होगा, मिस सबा के कस्टमर यानी कि यूनिक आईडी के अगेंस्ट में, कस्टमर आईडी के अगेंस्ट में मल्टीपल ऑर्डर आईडीज जनरेट होके आते हैं। आप जब भी फूड पैंडा में ऑर्डर करते हैं, आपको एक इनवॉइस नंबर मिलता है। आप 2 3 4 5 ऑर्डर जनरेट करें, आपको सारे इनवॉइस नंबर दे देगा। एक ऑर्डर के अंदर में वो मल्टीपल ऑर्डर्स आपको बता देगा कि एक कस्टमर ने 5 ऑर्डर्स किए हैं भैया। ठीक है। तो ये रिलेशनशिप होता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है बिजनेस स्टेटमेंट से। ये कौन लिख के देगा, ये कस्टमर लिख के देगा, क्लाइंट लिख के देगा जो आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है। ठीक है। ठीक सर है एक साहब। सवाल है। जी जी। अगर सर मेरे पास दो संभाले, एक टेबल है कस्टमर का, ठीक है, जो अपनी ऑर्डर प्लेस कर रहा है और ऑर्डर जा रहे हैं ऑर्डर के टेबल में। अब यही ठीक है। बात मैंने पूछनी है। अब एज अ
ई कॉमर्स वेबसाइट पे एक हम्म। होता है हमारा यूजर, एक होता है हमारा बायर जिसकी अपनी वेबसाइट होती है, जिसके डैशबोर्ड पे बकायदा चीजें नजर आ रही होती हैं। अब उसने जो चीज देखनी है अपनी डेटाबेस से, वो भी तो उसके ऑर्डर के टेबल के थ्रू आएगी ना। बिल्कुल ऑर्डर्स के टेबल के थ्रू आएगी। अब और मुझे वो ये बात रिपोर्ट पूछनी है, निकालेगा, वो जैसे रिपोर्ट कि वो ये रिपोर्ट निकालेगा कि आज की डेट में कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। ऑर्डर प्लेस हुए हैं, तो मैं ये हम्म, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मल्टीपल, जैसे ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हमारा बन गया, इसकी समझ आ गई, अगर मल्टीपल सही पेरेंट के आगे, इसके आगे एक और किसी टेबल का रेफरेंस डालना हो कि यार ये है। इसके साथ भी ज्वाइन करना हो, तो वो कैसे करेंगे? वो बिल्कुल कर सकते हैं। आप कस्टमर एक और टेबल बनाएंगे, उसमें कस्टमर आईडी को डिफाइन कर देंगे। ठीक है। नहीं, मुझे बकायदा से टेबल अलग से बनाना पड़ेगा कि अगर उसी टेबल में अगर करना चाहूँ तो वो पॉसिबल है कि नहीं इनर ज्वाइन नहीं, के साथ अलग मल्टीपल टेबल ज्वाइन? देखिए, अलग टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल एक और केस बनाते हैं ना यार, अभी बनाते हैं आपके सामने केस। वो केस ये बनाते हैं भाई, एक कस्टमर है जी और सर। वो मल्टीपल शॉप से बाइंग कर रहा है। कर रहे भाई हैं। एक मार्केट में गए हो ना आप, मार्केट में तो हम्म। मल्टीपल शॉप्स हैं। तो इसका मतलब एक कस्टमर जो है उसके अगेंस्ट में, या फर्ज करें ऐसे कर लें कि मल्टीपल मल्टी मल्टी स्टोर इन्वायरमेंट है। मल्टी स्टोर इन्वायरमेंट ये है कि इम्तियाज जो है हमारे पास स्टोर, जनरल स्टोर या इम्तियाज की जो सुपर मार्केट है, वो तो मल्टीपल लोकेशंस पे कायम है ना। आप यहाँ जी रहते सर। हैं, अगर कराची में भी जाएं तो वो आपको डिफेंस में भी मिलेगा इम्तियाज स्टोर, वो आपको डीएचए ब्रांच में भी मिलेगा, वो आपको जो है वो गुलशन इकबाल में भी मिलेगा, वो आपको क्लिफ्टन में भी मिलेगा, वो आपको अब वो बैरियर टाउन में भी आ गए। तो ये तो आपका जो वेंडर है वो मल्टीपल लोकेशंस पे डिफाइन है, वो मल्टीपल लोकेशन पे है। तो मुझे अगर ये ट्रैक करना हो कि एक मेरा कस्टमर है, कॉर्पोरेट कस्टमर है, उसने किस किस स्टोर से बाइंग की है, तो मैं फिर क्या करूंगा, यहां पर उसका एक मल्टी स्टोर एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा, यानी कि एक बनाऊंगा, स्टोर की लोकेशन बनाऊंगा, और उस स्टोर आईडी को कहां पर डिफाइन करूंगा, आपके आपके ऑर्डर्स के टेबल में। ऑर्डर्स के टेबल में स्टोर आईडी को डिफाइन करूंगा, यानी एक टेबल बनाऊंगा स्टोर का, उसमें लिखूंगा स्टोर आईडी, स्टोर की लोकेशन, स्टोर का एड्रेस, और स्टोर का नाम एक ही रहेगा, इम्तियाज, लेकिन लोकेशन चेंज होगी। लोकेशन चेंज जी होगी। सर। ठीक है। डीएचए की लोकेशन पे लोकेशन उसकी डीएचए की आएगी, क्लिफ्टन की लोकेशन पे क्लिफ्टन की आएगी, और गुलशन की लोकेशन पे गुलशन की आएगी। ठीक है। तो अब तो उसमें क्या होगा, जो स्टोर आईडी होगा वो ही ऑर्डर्स आईडी के अंदर आ जाएगा, यानी कि एक टेबल के अंदर मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती हैं। जी सर। सारी बात। लेकिन जी एक सर। टेबल में प्राइमरी की एक ही होगी, ये डन है। प्राइमरी की एक होगी, वो मान लिए। लेकिन मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे मैं अभी ठीक करके है। दिखा सकता हूं। शाह यहाँ पे एक टेबल बनाया, क्रिएट लिखे, क्रिएट टेबल स्टोर्स, क्रिएट टेबल स्टोर्स लिखे लिखे बनाया बनाया बनाया। यही यही कॉपी कर लें, लिखे क्रिएट टेबल स्टोर्स। अच्छा, अभी लिखिएगा स्टोर आईडी, खाली सिंपल ऑर्डर आईडी की जगह स्टोर आईडी कर दे, सब कुछ यही रहने दें, स्टोर आईडी। यहां आइटम की जगह पे लिख लीजिएगा स्टोर नेम, स्टोर अंडरस्कोर नेम, या स्टोर नेम डायरेक्ट लिख लें। ठीक है। ये हटा दें, कस्टमर आईडी हटा दें, हटा दें, हटा दें, हटा दें। यहां पे लिख लें लोकेशन, स्टोर लोकेशन लिख लें, और वो भी वारचार 100 ले लें, स्टोर लोकेशन वारचार 100 ले लें। ठीक है। और ये फॉरेन की हटा दें यहां से। अब मेरे पास ये भी टेबल आ गया स्टोर्स का, जिसमें मैं स्टोर की आईडी ले रहा हूं, स्टोर का नाम ले रहा हूं, स्टोर की लोकेशन ले रहा हूं। अब अगर मैं इम्तियाज के कॉन्सेप्ट को, इम्तियाज सुपर स्टोर के कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखूं, तो मुझे ये बताएं स्टोर आईडी कहां पर आएगी। अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना हो कि इस कस्टमर ने बैरियर टाउन से क्या शॉपिंग की है, कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं, इसी कस्टमर ने डीएचई की ब्रांच से कितने ऑर्डर प्लेस किए, और इसी कस्टमर ने आपके क्लिफ्टन की ब्रांच से कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो मैं क्या करूंगा, स्टोर आईडी को भी एज अ फॉरेन की डिफाइन करवाऊंगा। डिफाइन करें शाह भाई, ये ऑर्डर्स के टेबल में स्टोर आईडी भी, बस ठीक है। कॉमा करें, कॉमा यही अभी डिफाइन करें। यहाँ पे ऊपर है जहाँ पे आपने कस्टमर को डिफाइन किया ना एज अ रेफरेंस। नहीं 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 नहीं, समझ नहीं गया। भाईजान, नहीं नहीं मेरे भाई, आप ऑर्डर्स के टेबल में आएंगे, ऑर्डर्स के टेबल में आए, लास्ट जो फील्ड फॉरेन की डिफाइन की है वहां पे कॉमा डालकर एक और फॉरेन की डिफाइन करें। समझ आ गया। जी, एक सेकंड हाँ, ऑर्डर्स के कंप्यूटर टेबल थोड़ा में, हीट हो गया। ऑर्डर्स के टेबल में कॉमा डालें लास्ट लाइन पर, यहाँ पे कॉमा डालें, एक और फॉरेन की डिफाइन करें, यहाँ पे लिखें स्टोर आईडी, स्टोर अंडरस्कोर आईडी, रेफरेंसेस लिखिएगा, स्टोर्स, तो टेबल नेम स्टोर्स, और ब्रैकेट लगाएं स्टोर आईडी। समझ गया। 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 समझ
सही है, तो ये चीज यस क्या सर। हुई भाईजान, हाँ समझ आई यस सर, नासिर? आ गई है। जी आ गुड, गई सर। वेरी गुड, वेरी गुड, तो समझ आई, तो इसका मतलब ये हुआ, ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया आपका कि एक टेबल के अंदर प्राइमरी की तो एक हो सकती है, वो तो एक ही होगी, दो नहीं हो सकती प्राइमरी की एक टेबल में भाई, एक ही होगी। लेकिन फॉरेन कीज दो हो सकती हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, मैनी फॉरेन कीज हो सकती हैं, मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस स्टेटमेंट, जो भी आपको कस्टमर ने, क्लाइंट ने जो आपसे सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहा है, जो दिए हैं आपको, ठीक है। जी बिल्कुल, डेटाबेस से बनते हैं, मैडम ताहिरा हुसैन ने जो बताया है कि जो कंपनी के अंदर हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो बिल्कुल उसके पीछे सारी डेटाबेस होती है मैडम। अगर ये नहीं आएगी आपको डेटाबेस की लॉजिक डेवलप करना, आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते। मैं फिर आपको बता रहा हूं, डेटाबेस को समझना, इसमें टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, इसमें कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, उसमें कीज कैसे डिफाइन होती है, फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, टेबल के अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होता है, सिलेक्ट कैसे होते हैं टेबल, ज्वाइन कैसे होते हैं टेबल, व्यूज क्या होते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये चीजें अगर नहीं आएंगी आप लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। ये की है, डेटाबेस की प्रोग्रामिंग की है पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, ठीक है। आप जितने भी अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओ, आप उस वक्त तक बैक एंड डेवलपर नहीं बन सकते, या आपका सॉफ्टवेयर उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आपको डेटाबेस की प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। तो ये रूट है, बेस है, फाउंडेशन है ये, ठीक है। इसीलिए आपको ये कराया जा रहा है, ठीक है शहाबुद्दीन। अच्छा जी। सो कैन आई जस्ट रिमूव दिस और ये यहीं पे रहेगा यस यस, मेन? रिमूव कर दें, रिमूव कर दें, बस ये समझाने के लिए था, रिमूव कर दें। अच्छा जी, एक स्टोर्स का है तो हाँ, इसको भी हम लगा के हटा देते हैं। अच्छा जी। सो हमारे पास जॉइंस अभी आते हैं, सही है। तो जॉइंस हमारे पास क्या होते हैं कि दो टेबल्स के दरमियान हम ज्वाइनिंग कर रहे होंगे, सही है, ऑन फॉरेन एंड जो प्राइमरी की होगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो ज्वाइन होता है, ठीक है, वो हम ज्वाइन भी लिख सकते हैं, ये इससे मीनिंग दे देता है, ठीक है। ज्वाइन की यहाँ पे अगर मैंने लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेरी है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर टेबल, ठीक है, ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर आईडी इज इक्वल टू, सॉरी, कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, जो कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी है जो प्राइमरी की है, और ऑर्डर्स के अंदर जो कस्टमर आईडी है, ठीक है, इन पे क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो ये दोनों के दरमियान जो ज्वाइन होगा, ये इनर ज्वाइन होगा, दोनों के दरमियान जो कॉमन चीजें होंगी उनको लेकर आ जाएगा, एक टेबल क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा दोनों के दरमियान। तो लेट्स ट्राई रन दिस कमांड, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है हमारे पास। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या चीजें आ गई, कस्टमर आईडी आ गई, नेम आ गया, फोन आ गया, ऑर्डर आईडी आ गई, आइटम आ गया, कस्टमर आईडी आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे डेटा क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इंसर्ट ही नहीं किया कोई, ठीक है, हमने पहले से ही ज्वाइन कर दिया। लेकिन वही चीजें आई, अगर मैं आपको दिखाऊं पहले से जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की, कस्टमर आईडी, ठीक है, लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, यहाँ पे देखिए, कैन यू सी द स्क्रीन, डायग्राम दिख रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे मैं रिजल्टेंट टेबल लिखता हूँ, रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था इस बेचारे को। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये रिजल्ट होगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या हुआ, जब इस टेबल को हमने प्लस किया तो इससे हमारे पास ये टेबल बन गया, ठीक है। दोनों के दरमियान जो कॉमन चीजें थी वो हमारे पास आ गई, सही। तो पहला कस्टमर हमारे पास था, दूसरा कस्टमर था, और इनके जो कॉलम्स थे, कस्टमर आईडी, नेम, फोन, आइटम्स आईडी एंड आइटम, तो वो सारे आ गए। अब ये आइटम्स जो हैं ये हम इंसर्ट करेंगे सेम टू सेम, ठीक है। और हम देखेंगे कि क्या होता है, प्राइमरी की है, दोनों के अंदर वो इंक्रीमेंट खुद से हो जाएगी, बस हमें नेम चाहिए, फोन नंबर चाहिए, और जो आइटम्स है वही चाहिए। तो यहाँ पे बिफोर ज्वाइनिंग दिस टेबल, अभी फिलहाल तो ये चीजें आ गई। लेट्स सी कि नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आती है, ठीक है। अच्छा, वो कस्टमर आईडी जो है वो भी हमारे पास आ गई अगेन, तो दो बार, एक एक टेबल से, दूसरा दूसरे टेबल से, बिकॉज हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक और क्वेरी रन करते हैं इसी सेम स्पेस में। यहाँ पर मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू, सही, मेरे शाह पास, भाई आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, शाह आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। सॉरी, लेट मी शेयर। सर स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, जो जिससे मैं कोड कर रहा हूँ उसकी शेयर नहीं जी। होती। आई होप यू कैन सी दिस नाउ।
तो यहाँ पे मैं सिंपली वही क्वेरी रन कर रहा हूँ कि इंसर्ट इनटू, अब पहला टेबल हमारे पास क्या है, कस्टमर है। तो हमारे पास जो कस्टमर होगा, मिसाल के तौर पे हम उस कस्टमर का यहाँ पे नेम डिफाइन कर देंगे, नेम हो जाएगा। सेकंड उसका क्या हो जाएगा, फोन हो जाएगा। एंड कोई और चीज है इसके अलावा, इफ वी हैव एनीथिंग बिसाइड्स दिस, तो कस्टमर आईडी, नेम एंड फोन, हाँ आईडी तो खुद से हो जाएगी इंक्रीमेंट, ठीक है। अब जो वैल्यूज इंसर्ट करनी है, वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। मैं कुछ जगह पे बुरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लाइक बड़ा लिख रहा हूँ, कुछ को छोटा लिख रहा हूँ, कुछ को मैं एक कॉमन कन्वेंशन फॉलो करता हूँ, इंसर्ट इनटू, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। अच्छा, अब वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट कस्टमर का नाम आ जाएगा, तो उसको स्ट्रिंग्स में लिखते हैं। यहाँ पे मेरे पास मिसाल के तौर पे आ गया है जो हमारे पास वहां था, इसको अली कर देते हैं। सेकंड हमारे पास इसका जो फोन नंबर आएगा वो 1234 हो जाएगा। अब कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे सेकंड हमारे पास जो था सना आ जाएगा। एंड देन वी विल हैव द इंटीजर प्लेस 5678, ठीक है। ये हमारे पास जो डेटा है वो आ गया है। एंड नाउ लेट्स इंसर्ट दिस डेटा, ठीक है। तो लेट्स रन दिस। तो अब हमारे पास डेटा कस्टमर के अंदर इंसर्ट हो गया है। अब ऑर्डर की बारी है, तो यहाँ पे ऑर्डर का जो हमारे पास आ जाएगा, तो सिंपली इसको कॉपी करते हैं नीचे, इसको यहाँ पे नेम के बजाय क्या करेंगे, हम आइटम कर देंगे। और यहाँ पे मेरे पास क्या चीज हो जाएगी, अगर मैं देखूं, आइटम आईडी है, आइटम है, तो मेरे पास बस यही हो जाएगा, ठीक है। और कस्टमर आईडी है मेरे पास, तो कस्टमर आईडी दे देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी हमारे पास हो जाएगी। और अब वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ चॉकलेट। एंड देन वी विल हैव व्हाट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मिसाल के तौर पे चिप्स है हमारे पास, तो चिप्स भी आ जाएंगे। एंड देन हमारे पास यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा और यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा जी, अब देखते हैं, ठीक है। मैंने आईडी फर्स्ट यहाँ पे फिक्स कर दिया है, लेकिन हम चेक करेंगे सर क्या नहीं होता होगा, सर नहीं होगा। है। अच्छा जी, क्यों? सर ऑर्डर का टेबल में आपने ऐड करना था, आपने कस्टमर में ऐड कर दिया दोबारा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, एक और सर टेबल का ऑर्डर नाम ऑर्डर, सर ऑर्डर ऑर्डर टेबल का नाम आना था। सर इनटू ऑर्डर होगा। इंसर्ट इनटू ऑर्डर होगा। सर इनटू कस्टमर लिखा हुआ है, ऑर्डर आना है। जी जी सर, ये असल में इसलिए भी ऑर्डर। लिख रहे हैं ताकि ये पता चले ना सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये शाह ने जानबूझ के लिखा है इस तरह। सही है सर, ठीक है। जी, तो यहाँ पे स्टार्ट दोबारा से लिखते हैं, क्या हो गया, थोड़ी सी स्पेस देते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं, ठीक है। लेट्स डू दिस। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड था, सेकंड आप देखें उसके अंदर भी इंसर्ट हो गया डेटा। अब हम शो करेंगे इस डेटा को, तो यहाँ पे इनर जॉइन का फॉर्म करते हैं। लेट्स डू दिस। अब आप देखें मेरे पास जो कॉमन डेटा था दोनों के दरमियान, वो डेटा मेरे पास आ चुका है। तो फर्स्ट वन इज अली, उसका फोन नंबर, सना, एंड हमारे पास जो चिप्स थे वो भी सारे आ गए हैं। और कस्टमर आईडीज भी हमारे पास रिटर्न हो गई। तो सेम टू सेम अगर हम दूसरे टेबल को देखें, ठीक है, जो कि हमारे पास शो हो जाना चाहिए। सो लेट मी शो यू, ठीक है। उसके अंदर बस हमने एक चीज इंक्लूड नहीं की थी, जो कस्टमर आईडी थी, तो फॉरेन की थी। उसके अलावा मैंने आपको पूरा टेबल दिखा दिया था। तो कैन यू सी दिस नाउ, हमारे पास वही अली है, उनके फोन नंबर है, उनके जो आइटम्स हैं वो तो हो गए हैं। एंड वन मोर थिंग टू ऐड, ताकि हम भूल ना जाए अगेन, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है टेबल को यहाँ पे लगाना। सो लेट्स सी। ओहो, मुसीबत है भाई। हाँ, हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी भी आ जाएगी, सही है, इन दी एंड यहाँ पे। ओके, आई गेस मुझे ऐसे ही लिख देना चाहिए, बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्या क्या है हमारे पास, कस्टमर आईडी है, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पे
जो हमने लिखा था उसकी सीक्वेंस। ओहो, शाटू वाला कोड पेस्ट वगैरह सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो कस्टमर आईडी थी वो भी पेस्ट हो गई है। अब इसमें किसी का कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कंफ्यूजिंग है भाई, इसमें खुद भी मैं काफी कंफ्यूज हो गया था, अभी भी कंफ्यूज हो रहा हूँ काफी जगहों नहीं नहीं नहीं, पे। कंफ्यूज नहीं हो भाई, प्लीज कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीज है। आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करके आए हैं, उसके अंदर आप लोगों ने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे काम किया है ना, कंपोजिशन पे, हैजा रिलेशनशिप पे काम किया है ना। दो एंटिटीज, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो कोई एक्टिविटी होती है। आप अगर एज अ ह्यूमन सोचें, आप रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट बन के सोचें, आप किसी भी दूसरे इंसान से, किसी भी दूसरी चीज से, किसी भी दूसरे सिस्टम से कैसे काम करवा सकते हैं? अगर आप एटीएम कार्ड पर जाते हैं तो जब तक आप एटीएम कार्ड से, एटीएम मशीन से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो कभी भी आप अपने पैसे विड्रॉ करा सकेंगे उससे? नहीं करा सकेंगे ना। आपको किसी ना कोई रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी एटीएम से। वो रिलेशनशिप कौन बिल्ड कराता है? वो एटीएम कार्ड बिल्ड कराता है आपकी। वो एटीएम कार्ड जब आप इंसर्ट करेंगे, उसमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, देन आप अपने उसके अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मनी विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको इंटरेक्शन करना पड़ता है। आप किसी रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो वहां पर जो शेफ होगा, उससे वहां पर जो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे अपने, उसको सर्वर से कहेंगे कि भाई मुझे ये ऑर्डर चाहिए, मुझे ये डिशेस को ऑर्डर करना है, तो उससे इंटरेक्शन करनी पड़ेगी ना आपको। आपको उसको कुछ बोलना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप वहां पे जाके बैठ जाएंगे और उनको खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, यार ये कस्टमर नहीं। तो रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स, इंसान, ह्यूमंस, एंटिटीज, टेबल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो सिस्टम या फंक्शन या एक्टिविटी परफॉर्म होती है, ठीक है। तो यहां पर भी यही है, कस्टमर का टेबल जब तक ऑर्डर के टेबल से इंटरेक्ट नहीं करेगा वो कभी भी ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा। रियल वर्ल्ड में एक कस्टमर जब किसी एक रेस्टोरेंट पे जाता है या किसी शॉप पर जाता है तो वो उस शॉप पर मल्टीपल ऑर्डर्स को प्लेस कर सकता है। हो सकता है वो पहले एक ऑर्डर प्लेस करे, वहां पर वो शूज को बाय कर ले, फिर उसी शॉप के ऊपर वो क्लोथ्स भी बाय, मतलब सेल हो रहे हो, तो वहां पर फिर वो एक और ऑर्डर करे, वहां पर वो क्लोथ्स भी बाय कर ले। वहां पर हो सकता है भाई और कोई वो बेल्ट्स वगैरह भी वहां पे सेल हो रही हो, तो वो वहां पर वो अपनी बेल्ट्स को भी बाय कर ले, थर्ड ऑर्डर कर दे। एक और भी हो सकता है कि कस्टमर भाई वहां पर जो है वो जो होती है, क्या कहते हैं यार, आपका टाई होती है, वो बाय करना चाह रहा है, वो भी बाय कर सकता है, वो एक और ऑर्डर प्लेस कर दे। तो एक ही कस्टमर है, चार ऑर्डर्स प्लेस कर दिए उसने शॉप के। तो इसका मतलब है उस कस्टमर के हमें कितने ऑर्डर्स मेंटेन उसके उस कस्टमर आईडी के अगेंस्ट में हमें कितने ऑर्डर्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे? चार रिकॉर्ड्स। तो वो जो चार रिकॉर्ड्स होंगे वो इंडिविजुअली यूनिकली कहां पर रखे जाएंगे? वो ऑर्डर्स के टेबल में रखे जाएंगे। उनके अगेंस्ट में कस्टमर आईडी क्या आएगी? वो सेम आएगी। वो सेम कैसे आएगी कि उसको हम उसकी उस टेबल की फॉरेन की बना देंगे। जब हम फॉरेन की बनाएंगे तो वो रिलेशन बनेगा ना उनका आपस में। यानी कि आपने कस्टमर आईडी को या कस्टमर को इंटरेक्ट कराया, ये जो आपने कस्टमर आईडी को एज अ फॉरेन की डिफाइन किया है ऑर्डर्स के टेबल में, ये आपने कस्टमर के टेबल को और ऑर्डर्स के टेबल को आपस में इंटरेक्ट करवाया है। तो आपने वो बिजनेस फंक्शन परफॉर्म कर लिया कि एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया आपने, ठीक है जी। अच्छा जी। सो अब हमारे पास ये हो गया है। अब ये जो कस्टमर आईडी हमारे पास साथ में आ रहा है ना, उसको बस सिंपल हमारे पास क्या है कि मैंने ऑल सेलेक्ट किया था, तो दोनों टेबल्स के दरम्यान जो भी डेटा था वो मुकम्मल का मुकम्मल हमारे पास आ गया। तो मैनुअली भी आप लिख सकते हैं, सही है। उसमें से बस क्या करना है, जो कस्टमर आईडी है वो एक्सक्लूड करना है। तो आप वो लिख सकते हैं, लेट मी शो इट, इसको सिंपल बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास दो और ज्वाइंस हैं तो वो हम करेंगे परफॉर्म, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे प्यारे टॉपिक्स में। कुछ प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, व्यू है और फंक्शन है, काफी इजी है इंशाल्लाह, उसको हम अभी देखेंगे। अच्छा जी। तो यहाँ पे मैंने जो है ऑल सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑल के बजाय मुझे बस क्या करना है कि यहाँ पर मुझे जो कस्टमर है, पहले तो मैं कस्टमर डॉट नेम सेलेक्ट कर लूंगा, सही है। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, कस्टमर डॉट, मिसाल के तौर पर कस्टमर सिर्फ नेम चाहिए मुझे और उसका जो आइटम चाहिए ना वो चाहिए मुझे। मैं सिर्फ दो चीजें सेलेक्ट कर लूंगा ताकि दोनों टेबल में से मेरे पास वही आ जाए। मेरे पास बाकी डिटेल्स मुझे नहीं चाहिए, कस्टमर आईडी या ऑर्डर आईडी नहीं चाहिए मुझे। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑर्डर्स डॉट आइटम, ठीक है। मेरे पास दो चीजें आ गई। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देखेंगे मेरे पास वो कस्टमर आ गए, सही है। अली आ गया, उसने क्या मंगवाया था, चॉकलेट, और सना आ गई, उन्होंने चिप्स मंगवाए थे। हमारे पास ये डेटा आ गया सिंपली, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक
ऑल सिलेक्शन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि इस तरह से सेलेक्ट करें, इंडिविजुअली आप कर सकते हैं, जो भी स्पेसिफिक डेटा चाहिए वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी हमने इसके अंदर वेयर के क्लॉजेस पढ़े थे, आप इसके अंदर और भी चीजें डाल सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें कोई भी क्वेश्चन है आपका कोई और? So we shall continue now forward. Let's see the comments here. इस इस रिलेशनशिप को मास्टर डिटेल रिलेशनशिप भी कहा जाता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहा जाता है। जो कस्टमर और ऑर्डर्स के टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड हुई है, इस रिलेशनशिप को मास्टर डिटेल रिलेशनशिप भी कहते हैं। मास्टर इसमें कस्टमर है टेबल, डिटेल इसमें ऑर्डर का टेबल है, और इसको वन टू मैनी रिलेशनशिप भी कहा जाता है। वन टू मैनी का मतलब ये होता है कि एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट में मल्टीपल रिकॉर्ड मिल रहे हैं आप, यानी एक आईडी के अगेंस्ट में मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। आईडी कौन सी है? कस्टमर आईडी है, उसके अगेंस्ट में आपको ऑर्डर्स के टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है, ये वो वाली चीज है, तो इसको वन टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। कस्टमर के टेबल और ऑर्डर्स के टेबल के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? वन टू मैनी की है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब जो है ना, हमारे पास जो हम ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई कि थोड़ा सा टेबल बड़ा करना है, ठीक है। तो टेबल के लिए हम ऐसा करते हैं कि खुद बनाने की बजाय ChatGPT से बना देते हैं, तो जल्दी से बन जाएगा, अच्छा रहेगा हमारे पास। तो लेट्स बिगिन नाउ। यहाँ पे मैं आप लोगों को शुरू कर देता हूँ कि हम ChatGPT से बना सकते हैं प्यारे प्यारे टेबल। अगर आपको कोई इस तरह का डेटा चाहिए अपने वेबसाइट के लिए, आजकल मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग नेक्स्ट फेज से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। या इस तरह से आपको अपनी वेबसाइट के लिए डमी डेटा चाहिए, तो आप बना सकते हैं उसको फॉर टाइम भी। तो यहाँ पे आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन शो होगी, ChatGPT मैं खोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आई वॉन्ट यू टू क्रिएट कस्टमर डेटा, ठीक है, फॉर माई SQL एक साथ लिखिएगा, माई एसक्यूएल एक साथ लिखें। ऑर्डर डेटा, ओके, माई SQL। मैं इसको क्रिएट 10 कस्टमर्स डेटा कर देता हूँ। 10 काफी रहेगा ना, इनफ रहेगा 10? हाँ हाँ, आप बोलें सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, 10 बहुत रहेंगे। ओके, एंड एन ऑर्डर डेटा एंड इट्स ऑर्डर डेटा। हाँ ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। लेट्स बिगिन। अच्छा, ये थोड़ी सी टफ हो गया है। ओके जी, आ गया हमारे पास। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे मैं आपको कस्टमर टेबल बना के दे रहा हूँ, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें, आप देखें। एक टेबल बनाया है कस्टमर का, अगेन उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ये देखें, नेम, ईमेल है और फोन है, एड्रेस है, उसने ये बना के दे दिया है। अब उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर रहा है कितना, ये हमारे पास उनके नाम, ईमेल वगैरह सारे आ गए, तो हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। तो करें, तो यहाँ पे अब ये जो आइटम्स थे वो हमें मिल गए हैं। अच्छा, एक और इसके नीचे ऑर्डर टेबल है, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी चीजें आ गई, इन्होंने जो जो मंगवाया था तो वो हमारे पास आ गया है, सही। अच्छा, अब इसके अंदर एक और फंक्शन मेरे ख्याल से यूज हुआ है कि ऑर्डर डेट। ऑर्डर तो डेट है। हाँ, तो आज की डेट शायद डाल दी है इसने। एनीवे थोड़ा सा कभी कभार नाउ का फंक्शन माई एसक्यूएल के अंदर नाउ का फंक्शन आपको करंट डेट रिटर्न करता है, और टाइम के साथ, टाइम के साथ। अच्छा, एक डेट डेटा टाइप भी हमारे पास होती है, तो इसी के अंदर शायद स्टोर किया है इसने। लेट्स सी नाउ। तो यहाँ पे हम MySQL वर्कबेंच के अंदर अगेन आ जाते हैं, ठीक है। लेट मी ओपन दैट अप। और अच्छा जी, सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि इस पुराने वाला जो डेटा है या जो टेबल्स हमने बनाए हैं, उनको हम क्या कर देंगे, उड़ा देते हैं, बिकॉज उसकी अब जरूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे मैं जो क्वेरीज हैं इनको अपनी जगह पे छोड़ रहा हूँ, ताकि आप ये क्वेरीज जो है मैं इसको बाद में शेयर कर सकूँ, आप इनको ट्राई आउट कर सकें, ओके। तो ये अच्छा रहेगा कि कैसे आ जाएगी। तो नाउ ड्रॉप टेबल, ठीक है, टेबल का नाम लिख देंगे कस्टमर एंड द टेबल इज ऑन नाउ, ठीक है। अच्छा जी, टेक्स्ट डॉट कस्टमर्स, अच्छा जी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, रेफरेंसेस ऑफ फॉरेन की, ओके। तो एक्चुअली क्या होता है, लिसन लिसन शाह एक सेकंड रुक जाओ। होता क्या है कि जब आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं
और उसके अंदर आप किसी भी प्राइमरी की के अगेंस्ट में फॉरेन की डिफाइन करते हैं, उसको किसी दूसरे टेबल की फॉरेन की बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको जहां पे आपने उसको फॉरेन की बनाया होता है पहले वहां से उसको डिलीट करना पड़ता है, फिर वो जाके जी। ड्रॉप करने देगा। तो आप सबसे तो पहले क्या करेंगे, डिलीट करेंगे सारे रिकॉर्ड जो भी कस्टमर के हैं, कहां से, ऑर्डर्स के टेबल से, फिर वो आपको ड्रॉप करने देगा कस्टमर। तो ये एक तरह का सिक्योरिटी कंट्रोल भी होता है और कंसिस्टेंसी कंट्रोल होता है डेटाबेस का। वो कोई भी रिकॉर्ड ऐसा अपने पास नहीं आपको रखने देगा जिसका रेफरेंस मौजूद ना हो पेरेंट टेबल में, वरना तो इनकंसिस्टेंट डेटा होगा ना। डैंगलिंग पॉइंटर इन्हीं को कहा जाता है। अगर हम सी की बात करें, अगर आप लोगों ने कभी सी लैंग्वेज में काम किया हो, इसी चीज को डैंगलिंग पॉइंटर्स कहा जाता है, ऐसा डेटा जो कि अनरेफरेंस्ड हो, जिसका कोई रेफरेंस मौजूद ही ना हो, या इसको करप्ट डेटा या इनकंसिस्टेंट डेटा भी कहा जाता है, ठीक है, जिसकी इंटेग्रिटी जो है वो लॉस हो चुकी है। हाँ, तो ये सिक्योरिटी रिस्क भी इंक्रीज करता है। रिसेंटली मोजिला फायरफॉक्स के साथ भी ये हुआ था, डैंगलिंग पॉइंटर की वजह से किसी ने अनयूजुअल स्क्रिप्ट उसके अंदर स्टोर कर दी थी, क्योंकि आपको इसको क्या करना पड़ता है, नल असाइन करना पड़ता है। तो किसी और ने इसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया था, तो और इस ये तरह काम का एग्जैक्टली और इस तरह का डेटा अगर आपके पास कभी मेमोरी में आ जाए वाया योर प्रोग्राम लॉजिक, आपने कोई प्रोसीजर लिखा है, कोई फंक्शन लिखा है, कोई क्लास बनाई है, कोई नेक्स्ट जेएस के अंदर सोर्स कोड लिखा है ऐसा, जिसके थ्रू समहाउ ये डेटा जो कि अनरेफरेंस डेटा है, नल डेटा है, जिसका कोई पेरेंट मौजूद नहीं है, जिसका कोई आईडी मौजूद नहीं है, और वो अगर मेमोरी में आ गया तो वो डी रेफरेंस भी नहीं होता, वो फिर ड्रॉप भी नहीं होता, तो ये फिर एक तरीके का मेमोरी लीकेज का बाइस बनता है, कॉज ऑफ मेमोरी लीकेज होता है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस के हवाले से भी बात करें तो ये कंसिस्टेंसी और प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है आपका, और वो लीकेज क्रिएट करता है मेमोरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप सबसे पहले सो क्या करेंगे, हाँ जी जी, करें ड्रॉप करें ऑर्डर्स को, तो सबसे पहले जब मैं स्टार्ट कर रहा टेबल था, जब मैं ऑर्डर्स टेबल का ड्रॉप कर रहा ड्रॉप था, करते हैं। हाँ उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने बताया था इसको देखें आप। तो अभी वही प्रॉब्लम दोबारा से आ गई एक है, जिससे तरीके का अगर मैं इसमें एक तरीके का ये भी हो सकता है कि आप डिलीट कर दें सारे रिकॉर्ड्स को जो कि प्राइमरी टेबल के हैं, यहाँ पे लिखें डिलीट, डिलीट, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, तो इसमें आपको ऑर्डर का टेबल ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स बस। अब आप डिलीट हाँ करें, हाँ कर दें डिलीट, बस ये सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा ऑर्डर्स के टेबल में, लेकिन टेबल के स्ट्रक्चर को ड्रॉप नहीं करेगा, टेबल अपनी जगह पे कायम रहेगा जी, सिर्फ डेटा डिलीट होगा। गुड। जी। इसके अलावा टर्निकेट भी होता है हमारे पास, तो वो भी डिलीट नहीं करता, ये बस खाली कर देता है उस फील्ड्स को। तो आपके पास जो कॉलम्स हैं, आपके पास जो रोज वगैरह हैं, तो वो सारी चीजें मेंटेन रहती है, बस वो डेटा जो होता है वो उड़ जाता है इससे। तो एक टर्निकेट की कमांड भी हमारे पास। तो एक ये होगी, एक ड्रॉप टेबल हो गया। तो फिलहाल के लिए हमें ड्रॉप करने हैं टेबल्स, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट न्यू वंस, तो यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ इस पे। अगर आपने एंड न्यू सेकंड, स्ट्रक्चर बनाना है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, मैडम साहब ने बड़ा सही लॉजिकली आंसर दिया है कि देखें आपने अगर नया स्ट्रक्चर बनाना है, नया टेबल ही बनाना है, ये स्ट्रक्चर पुराना नहीं चाहिए, तो फिर ड्रॉप कर दें, फिर ड्रॉप कर दें। तो पहले ऑर्डर्स के टेबल को ड्रॉप करें, फिर कस्टमर के टेबल को ड्रॉप करें, क्योंकि कस्टमर के टेबल के रिकॉर्ड जो है वो ऑर्डर्स के टेबल में रेफरेंस हो रहे हैं, कस्टमर आईडी रेफरेंस हो रही है वहां पर, तो सबसे पहले ऑर्डर्स का टेबल ड्रॉप होगा। सो नाउ वी कैन ब्रिंग आवर न्यू डेटा हियर, तो उसको हम टेबल्स बना सकते हैं उससे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको लेकर आ ड्रॉप, जाएंगे। लिखें लिखें ड्रॉप, ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स, पहले लिखें ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स। आई गेस वी हैव ड्रॉप ऑल द टेबल्स सर। अब मर्जी है आपकी, एज यू विश के बाद अगर आपने सारे टेबल्स ड्रॉप करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि ऑर्डर्स का टेबल पहले ड्रॉप करके फिर कस्टमर को ड्रॉप करना चाह रहे हैं ताकि नया नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें, तो ऐसे भी कर सकते हैं। जी, वी आर क्रिएटिंग अगेन, तो वहां से मैं जो न्यू टेबल्स हैं वो मैं लेके आ रहा हूँ। तो अभी हमारे पास क्रिएट टेबल कस्टमर्स हैं, पिछला वाला हमारा कस्टमर था, तो दैट्स व्हाट इट हैज वन अल्फाबेट। बस। तो यहाँ पे क्या आ गया, आईडी आ गया, नेम आ गया, ईमेल एड्रेस वगैरह ये सब आ गया है। तो ये हमारे पास हम क्रिएट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, जैसे हमारे पास है। तो यहाँ से मैं डेटा लेकर आ जाता हूँ अभी, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, इंसर्ट इनटू दीस फील्ड्स, हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं इसको, ये आप देखें सही। तो हमारे पास इंसर्ट इनटू कस्टमर्स है, नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस, ये सब कुछ आ गया। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज हैं 10 कस्टमर्स के हमारे पास। सो लेट्स इंसर्ट दीज वैल्यूज टू। तो ये हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर
अब एक और ऑर्डर हमारे पास टेबल है, तो ऑर्डर टेबल का डेटा लेकर आ जाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो ऑर्डर टेबल है वो भी क्रिएट हो सके। सो लेट्स डू दैट टू। तो एक साथ लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे बस पेस्ट कर देता हूँ, बाकी तो हमें पता है किस तरह से काम करता है। तो ऑर्डर टेबल है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें तो आईडी, कस्टमर, ऑर्डर, आइटम्स, क्वांटिटी, टोटल, ठीक है, एक डेसिमल डेटा टाइप भी हमारे पास है, अगर आप देखें, ठीक है। तो फॉरेन की हमारे पास है, ठीक है। अच्छा जी, सो लेट्स डू दैट। अच्छा, अब इस ऑर्डर के अंदर जो फॉरेन की हमारे पास है ना, कस्टमर आईडी को इसने उठाया हुआ है, ठीक है, और रेफरेंस कर रही है कस्टमर आईडी को, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट कस्टमर आईडी को रेफरेंस कर रही है, इसको अगर आप देखें तो, अगर मैं ऊपर आ जाऊं यहाँ पर इसके अंदर, तो कस्टमर के अंदर हमारे पास सिर्फ आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये किसको रेफरेंस कर रही है, इस कस्टमर आईडी को। नाउ हम इसके अंदर भी डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब जो है, अब क्या करना है हमें कि हमारे पास एक न्यू डेटा आ गया है। अब जब बड़ा डेटा है तो इनको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ज्वाइन के ऊपर हम रन कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि सिंपली एक तो इनर ज्वाइन होता है जो कि हमारे पास कॉमन डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। इसका हमारे पास एक डायग्राम है, अगर मैं आपको शो करूँ, काफी प्यारी डायग्राम है, उसको आप देखेंगे ना तो काफी कुछ समझ आ जाएगा आपको एक्चुअली। सो लेट मी एक्चुअली शो यू। तो यहाँ पे मैं अगर ब्राउजर ओपन करूँ आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ SQL joins वेन डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी डायग्राम्स जो है मैं आ देता हूँ, और इमेजेस के अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पे डायग्राम्स मिल जाएंगे बहुत सारे, और सबसे प्यारी डायग्राम्स हुई हैं जो आपको समझ आ जाएंगे। इसमें बेसिकली हम यही डायग्राम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं उठा देता हूँ, ये वाली शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए। बाकी इस पे आप देख सकते हैं काफी डिस्क्रिप्शन आपके पास आ जाएंगी, मल्टीपल, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, तो इसको गौर से देखें। ये जो डायग्राम आपको दिख रही है सामने, ठीक है, एसक्यूएल में जो हमारे पास ज्वाइंस होते हैं, तो एक हमारे पास क्या होता है, इनर ज्वाइन। अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, जो सर्कल है ना, ये टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो एक टेबल है हमारे पास, टेबल ए, और फिर हमारे पास क्या, टेबल बी है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप किए हुए हैं, सही है। अब ओवरलैपिंग से यहाँ पे सिर्फ ये मुराद है कि आपको दिखाएं कि हमारे पास जो ज्वाइनिंग हो रही है वो किस किस किस्म की ज्वाइनिंग हो रही है, सही है। तो ये दोनों सर्कल ज्वाइन हो गए हैं। अब हमारे पास जो इनर ज्वाइन मैंने सबसे पहले कराया, तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि टेबल ए और टेबल बी जो है, इनके दरमियान जो कॉमन ट्रेड्स हैं सिर्फ वही शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इनर ज्वाइन है इसको देखें, बीच में है, सही। जो इन दोनों के अंदर कॉमन चीजें हैं, जो कॉमन डेटा है, वही हमारे पास शो होगा। अब हमारे पास जो लेफ्ट ज्वाइन है आप देखें, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन आ गया है। तो यहाँ पे आप देखें लेफ्ट ज्वाइन है, एंड लेफ्ट जॉइन के अंदर हमारे पास क्या हुआ है, जो टेबल ए है, टेबल ए का सारा डेटा हमारे पास शो हो गया है। और टेबल बी के अंदर जो कॉमन डेटा है टेबल ए के रेफरेंस में, तो वो शो हो गया है। सो जो डेटा टेबल ए और टेबल बी के दरमियान है वो शो हो गया है, सही है। और जो मुकम्मल डेटा था टेबल ए के अंदर, वो पूरा का पूरा आ गया है। सो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट ज्वाइन है। अब राइट ज्वाइन भी सेम टू सेम होता है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमारे पास टेबल बी पहले आ जाता है और टेबल ए बाद में आ जाता है, सही है। तो इसमें टेबल बी के अंदर जो डेटा होगा वो पूरा का पूरा शो होगा, और जो कॉमन डेटा है वो भी शो हो जाएगा उस टेबल के अंदर। तो इसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, मैं भी आपको शो करूंगा इस तरीके से होता है। अच्छा जी, सो नाउ अब अच्छा, आप इसमें देखें। एक चीज, आप इसमें एक चीज रखते हैं, सबसे पहले देखें। आ, सबसे पहले हम अपने आप को एक ज्वाइन पे आज रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। बाकी ज्वाइंस हम देखें, ज्वाइंस की ना मल्टीपल टाइप। ज्वाइन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि ज्वाइन किसको कहते हैं और हम क्यों कर रहे हैं ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब है कि दो टेबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं, हम कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं। अच्छा, रिलेशनशिप क्यों बिल्ड करते हैं, सवाल मेरा ये है। अभी आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पढ़ी है,
पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पढ़ के आ रहे हैं, उसमें आपने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड की, उसमें आपने हैजा रिलेशनशिप बिल्ड की, क्यों की आपने ये बिल्ड? मेरा क्वेश्चन सबसे पहले इसका जवाब दें। क्या आपके जहन में था कि भाई आपको क्या जरूरत पड़ गई थी कि जी हमने दो टेबल्स के दरमियान, हमने दो क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड करनी है? व्हाई वी नीड इट? कोई जवाब देगा मुझे? कोई हाथ उठा के कोई जवाब दे सकता है कि हमने क्यों रिलेशनशिप बिल्ड की दो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान? सर कनेक्शन के लिए, उनके इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हम रिलेशनशिप बनाते हैं। दोबारा से बताइएगा नासिर साहब, दोबारा से बताइएगा। मैंने कहा उनके रिलेशनशिप इसलिए हम बनाते हैं कि अगर हम उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्या कर रहे थे, हम ये तो काम कर रहे थे कि हम क्लासेस के थ्रू हम अपने डाटा को और अपने प्रोग्राम को एक्सपेंड करते जा रहे थे, उसमें मजीद फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे थे। इस वजह से हम जाके उसमें रिलेशनशिप बनाते हैं। एक हायर लेवल के ऊपर तो आप बात कह सकते हैं कि आप सही बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल चीज अभी भी नहीं निकल के आ रही कि हम क्यों रिलेशनशिप्स बनाते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। बड़ी डिटेल में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की जब थ्योरी कराई थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग की जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया था कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है। अभी मैं हूं, फर्ज करें जी सर। यासर मैं हूं, मेरे डिफरेंट रोल्स हैं। इस वक्त जब मैं घर में मौजूद हूं, मेरा रोल डिफरेंट है, यस। ठीक है। मैं एक फादर के रोल में भी होता हूं, मैं एक ब्रदर के रोल में भी होता हूं, मैं एक पर्सन के रोल में भी होता हूं, मैं एक एम्प्लॉय के रोल में भी होता हूं, मैं एक स्टूडेंट के रोल में भी होता हूं, ठीक है, मैं एक सिस्टर के, मतलब ये सारे मेरे डिफरेंट रोल्स हैं। इन रोल्स की बेसिस पे मैं करता क्या हूं? मैं अपने ही जैसे या किसी दूसरे जो इस रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट से उनसे इंटरेक्ट करता हूं भाई। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं एक टेबल हूं, मैं एक एंटिटी हूं। जब मैं स्कूल में जाता हूं तो मेरा रोल डिफरेंट हो जाता है। मैं अपने टीचर से इंटरेक्ट करता हूं, टीचर एक और टेबल हो गया, टीचर एक और एंटिटी हो गया, ठीक है। अब टीचर के दरमियान और स्टूडेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप हो गया कि टीचर कोर्सेज पढ़ा रहा है, टीचर टीच कोर्सेज, टीचर टीच सब्जेक्ट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स का काम क्या है कि स्टूडेंट उन कोर्सेज में एनरोल हो रहे हैं। फर्ज करें आप सारे लोग अभी जितने भी बैठे हुए हैं, 9 10 11 12 जो भी हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? टाइप स्क्रिप्ट के जूम के सेशन में एनरोल हुए हुए हैं, लॉग इन हुए हुए हैं, ठीक है। जब आप टाइप स्क्रिप्ट के कोर्स में एनरोल हुए हुए हैं तो इस वक्त आपका मतलब क्या हुआ कि आप हमसे इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं, आप हमारे साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर रहे हैं कि आपने एनरोलमेंट कराई है इस कोर्स में। ये आपकी रिलेशनशिप है। एनरोलमेंट इज अ रिलेशनशिप, एनरोलमेंट इज अ इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो टीचर के साथ किस रिलेशनशिप में ज्वाइन हो रहा है? एनरोलमेंट की रिलेशनशिप में ज्वाइन हो रहा है। अभी समझ में आया? तो ये जो ज्वाइनिंग करते हैं ना आप, जब दो टेबल्स की या दो क्लासेस को जब आप इंटरेक्ट कराते हैं, ये बेसिकली आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं उनके दरमियान। उनके दरमियान क्या करते हैं? रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। वो रिलेशनशिप जो होती है वो किसी कॉमन एट्रीब्यूट पे बिल्ड होती है, वो किसी कॉमन एट्रीब्यूट पे बिल्ड होती है। अच्छा, अगर टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में कॉमन एट्रीब्यूट तलाश करूं टीचर के टेबल में और या टीचर के ऑब्जेक्ट में और स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में, जो कॉमन एट्रीब्यूट मिलेगा वो मुझे कहां से मिलेगा? कोई बता सकता है कहां से मिलेगा? अभी मैंने बताया, वो एनरोलमेंट की रिलेशनशिप से मिलेगा। स्टूडेंट एनरोल होता है टीचर की क्लास में, तो वो जो एनरोलमेंट होगी उसके अंदर क्या आएगा? कोर्स आएगा। उस कोर्स का जो आईडी होगा वो स्टूडेंट के टेबल के पास भी होगा और वो टीचर के टेबल के पास भी होगा। तो टीचर का टेबल और स्टूडेंट का टेबल एक कॉमन एट्रीब्यूट पे ज्वाइन होंगे, एक कॉमन एट्रीब्यूट पे आपस में लिंक कायम करेंगे, एक कॉमन एट्रीब्यूट पे आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। और वो कॉमन एट्रीब्यूट क्या होगा? उनका एनरोलमेंट का रिलेशनशिप होगा। और उस एनरोलमेंट के अंदर क्या होगा? कोर्स का आईडी होगा। हर कोर्स का एक आईडी होता है ना। फर्ज करें आपके पास इस वक्त टेक वर्ड्स 51 में 4 कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, तो कोर्स का टेबल बनाऊंगा, उसमें एक कोर्स का आईडी है कंप्यूटर साइंस का, फर्ज करें 1 या 2 है, फर्ज करें 1 है। कोर्स का नाम क्या है? कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फिर एक कोर्स मैंने एक और ऐड किया, उसका नाम रखा, उसका आईडी रखा 2, और उस कोर्स का नाम क्या है? टाइप स्क्रिप्ट। फिर मैंने एक और कोर्स का आईडी ऐड किया, एक और रिकॉर्ड ऐड किया, उसमें लिखा कोर्स आईडी 3 और उसका नाम रखा कोर्स का एआई। फिर एक और मैंने कोर्स आईडी 4 ऐड किया, उसमें कोर्स का नाम रखा नेक्स्ट जेएस, ठीक है।
तो ये मैंने 4 कोर्सेज डिफाइन किए कोर्स के टेबल के अंदर। अब स्टूडेंट्स आएंगे, वो एनरोल होंगे, यानी कि एनरोलमेंट का एक लिंक टेबल बनेगा, इनके दरमियान लिंकेज कायम होगा, दोनों टीचर्स के दरमियान और स्टूडेंट के दरमियान। वहां पे स्टूडेंट एनरोल होंगे कोर्स आईडी के अगेंस्ट में, वहां स्टूडेंट आईडी भी आएगा, कोर्स आईडी भी आएगा और एनरोलमेंट आईडी भी आएगा, और टीचर भी वहां पर डिफाइन होंगे आईडी लेकर, क्योंकि टीचर के भी आईडी डिफाइन होंगे ना। तो एनरोलमेंट के टेबल में दोनों एट्रीब्यूट कॉमन होकर ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहां पर बात ये समझ में आ रही है, अभी आपको बना के भी दिखा देंगे ये रिलेशनशिप। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब भी दो टेबल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको कॉमन एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं। वो कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? वो आपकी कीज होती हैं। उन कीज की बेसिस पे आप दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं, दो क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, दो रियल वर्ल्ड के थिंग्स को, आइटम्स को, प्लेसेस को, लोकेशंस को ज्वाइन करते हैं कॉमन एट्रीब्यूट की बेस। ठीक है, रिलेशनशिप कहलाती है। ये कॉमन एट्रीब्यूट क्या करता है? ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है। अगर रिलेशनशिप नहीं होगी तो हम इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे। रियल वर्ल्ड में कभी भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी विदाउट द रिलेशनशिप। ठीक है, कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए। आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के साथ जब तक आपकी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगी, आप ना बैंक के अंदर कोई अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, ना बैंक से अमाउंट निकाल सकते हैं। वो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होती है? जब बैंक में आप अपना अकाउंट खोलते हैं। तो बैंक के दरमियान और आपके दरमियान रिलेशनशिप कौन बिल्ड करता है? आपका अकाउंट। आपका अकाउंट जब आप उसके मेंबर बनते हैं बैंक के अकाउंट के, यानी बैंक के अंदर जब आप जाकर अपना अकाउंट खोलते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलता है? अकाउंट खोलने के अगेंस्ट में आपको एक अकाउंट आईडी मिलता है, आपको अकाउंट नंबर मिलता है। उस अकाउंट नंबर से आप क्या कर सकते हैं? बैंक की सारी फंक्शनैलिटी को, बैंक की दूसरी चीजों को, बैंक्स के दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ, बैंक की दूसरी फंक्शनैलिटी के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं उस अकाउंट नंबर से। ठीक है, सिमिलरली जब आप एक स्कूल के अंदर जाते हैं तो आप स्कूल में आपके साथ स्कूल का रिलेशन, कॉलेज का रिलेशन, यूनिवर्सिटी का रिलेशन कब बनता है? जब आप उस यूनिवर्सिटी में, उस स्कूल में और उस कॉलेज के अंदर एनरोल होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, एडमिशन लेते हैं। जब आप एडमिशन ले लेते हैं तब आपको एक स्टूडेंट आईडी मिलता है। उस स्टूडेंट आईडी की बेस पे आप उस पूरी यूनिवर्सिटी की, पूरे कॉलेज की तमाम चीजों की, सारी फंक्शनैलिटी को, सारी चीजों को इंटरेक्ट करके उनसे आप वो फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं। आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी से अगर इंटरेक्ट करना होता है, आप उसको स्टूडेंट आईडी बताते हैं अपना, वो उसके अगेंस्ट आपको बुक्स इशू कर देता है। आपने अगर फर्ज करें अपने फीस जमा करानी है यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की, वहां जाएंगे, वहां पे भी आपको अपना स्टूडेंट आईडी बताना पड़ता है, उसके अगेंस्ट आपकी फीस जमा हो जाती है। आप अपने एडमिशन ऑफिस में जाते हैं, कोर्स एनरोलमेंट ऑफिस में जाते हैं, वहां पर बोलते हैं जी आज मैंने इस सेमेस्टर में मैंने 3 कोर्स लेने हैं, वहां पर भी वो आपका स्टूडेंट आईडी इंटर करता है और उसके अगेंस्ट में 3 कोर्सेज रजिस्टर कर देता है। तो ये जो कॉमन एट्रीब्यूट है आपका, ये जो रिलेशनशिप है, ये कब बिल्ड होता है एंटिटी के साथ? जब आप उसके दरमियान उसके साथ एक रिलेशनशिप में आते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिल्ड करनी जरूरी होती है। रिलेशनशिप कब बिल्ड होती है? जब आप एक कॉमन एट्रीब्यूट डिफाइन कर देते हैं, रिलेशनशिप एट्रीब्यूट डिफाइन कर देते हैं। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां पर जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट बनता है, आपका वो एट्रीब्यूट जिससे आप पूरी उस यूनिवर्सिटी में, उस पूरे डोमेन में आइडेंटिफाई हो जाएंगे, वो आपका आईडी कहलाता है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आईडी होगा, बैंक के अंदर जा रहे हैं तो अकाउंट नंबर होगा आपका। अगर आप एज अ कंट्री के अंदर एज अ पर्सन रजिस्टर होना चाह रहे हैं तो वहां का जो सीएनआईसी नंबर होगा या सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, व्हाटएवर जो भी होगा, वो वहां का प्राइमरी की नंबर होगा और उससे आपको सारी सर्विसेज लिंक हुई हुई मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पर भी जो टेबल्स हैं, फर्ज करें कस्टमर का टेबल है और ऑर्डर का टेबल है, अगर मैंने इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो मुझे फिर इनके दरमियान कोई कॉमन एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा जिसकी बेस पे इनके दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड होगा। वो कॉमन एट्रीब्यूट क्या होगा? वो कस्टमर आईडी का एट्रीब्यूट होगा। मुझे कस्टमर आईडी का एट्रीब्यूट ऑर्डर के टेबल में डालना पड़ेगा, तो मुझे मल्टीपल ऑर्डर्स जो भी कस्टमर प्लेस करेगा उनका रिकॉर्ड मिल सकेगा, उनका रिकॉर्ड फेच हो सकेगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ एक और इसी चीज को, ये जो कॉमन एट्रीब्यूट डालते हैं ना दूसरे टेबल में, उसको रिलेशनशिप बिल्ड करने, इसी चीज को ज्वाइनिंग कहा जाता है। दो टेबल्स को ज्वाइन करना। ओ भाई, ज्वाइन कर क्यों रहे हैं? रिलेशनशिप बिल्ड करने, कनेक्ट करने के लिए, उनसे फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए, उनसे उन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए जो कि कस्टमर ने, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहा है, उसने हमें दी है कि ये मीट होनी चाहिए आपकी डेटाबेस। तो इसलिए हम क्या बना रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ एक टाइप की रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे जिसको हम इनर ज्वाइन कहते हैं, या इसको इक्वी ज्वाइन भी कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसा ज्वाइन, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि इक्वालिटी पे बेस करता है,
कि अगर एक टेबल को दूसरे टेबल से ज्वाइन कर रहे हैं तो उन दोनों टेबल का एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए जो दोनों टेबल्स में मौजूद हो, तो डेटा आपको मिलेगा। इसी चीज को इक्वी ज्वाइन या इसको इनर ज्वाइन भी कहा जाता है। ठीक है, अब अपना शहाब भाई, आप इनको सिर्फ एक इनर ज्वाइन के एग्जाम्पल देके बता सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि इनर ज्वाइन के एग्जाम्पल देके बता दें, तो क्या आप इसको वर्क बेंच पे भी बना के दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बताइए। अगर कोई भी तो शख्स, मैं इसकी अभी बड़ी डिटेल में मैं आपको थ्योरी अभी हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसकी पूरी थ्योरी करेंगे। ईआर मॉडलिंग में आपको करवाऊंगा, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डायग्राम्स बनवाऊंगा, मैं आपको पूरी इसकी मॉडलिंग बताऊंगा। जिस तरह से हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग में हमने ऑब्जेक्ट्स की मॉडलिंग की थी, क्लासेस की मॉडलिंग की थी, ऐसे ही हम टेबल्स की मॉडलिंग करेंगे, डाटा की मॉडलिंग करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। पहला टॉपिक यही होगा डाटा मॉडलिंग का, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर ज्वाइंस की टाइप करेंगे। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ यार ये बिहाइंड द सीन क्या थ्योरी है और ये कैसे होगा, और ये करना जरूरी है। ये आप नहीं करेंगे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप लोग कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन पाए। जिस जगह पर भी जाएंगे आपसे डेटाबेस का सवाल होगा, जिस जगह पर भी जाएंगे वहां पे डेटा मॉडलिंग का सवाल होगा, वहां पर ये ज्वाइनिंग का सवाल होगा, वहां पे क्यूरीज का सवाल होगा, वहां फंस जाएंगे। आपको कोई सिनारियो दे दिया जाए, आप उसको मॉडल ही नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये डेटाबेस की प्रोग्रामिंग और ये आपको ये चीजें नहीं आई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को हमने मैप करना है डेटाबेस की मॉडलिंग के ऊपर, और मैं आपसे ये बनवाऊंगा और ये आप बनाएंगे। आपको मैं बाकायदा सिनेरियो दूंगा, पहले आपको समझाएंगे, बताएंगे, एक सिनेरियो डेवलप करके दिखाएंगे, एग्जांपल दे के बताएंगे, एग्जांपल बना के दिखाएंगे, फिर आपको असाइनमेंट देंगे कि डिफरेंट सिनेरियोज बिजनेस को आपको कहेंगे कि इसमें से आप टेबल्स निकालें, एंटिटीज आइडेंटिफाई करें, एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करें और रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करें, ताकि जिनकी बेसिस पे आप उन टेबल्स को ज्वाइन करके इंटरेक्ट करके इंफॉर्मेशन निकाल सकें। ठीक है साहब, बताइएगा इनर ज्वाइन का। जी तो यहाँ पे ये वाली क्वेरी है इसकी, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं वहां से। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो कस्टमर आईडी थी, सही है, कस्टमर आईडी, यहाँ पे हमने इसकी असर्शन कर दी कि एज कस्टमर आईडी ले लो, ठीक है। क्योंकि हम एक्सेस कर रहे हैं कस्टमर के अंदर जो आईडी है उसको हमने यहाँ पे कस्टमर आईडी बोल दिया, ठीक है। ये असर्शन है, सिंपली हमारे पास एज का कीवर्ड यूज होता है। तो उसके बाद हमने कस्टमर नेम ले लिया है, कस्टमर ईमेल ले ली है, ऑर्डर आईडी को हमने ऑर्डर आईडी की तरह ले लिया, बस इसको यहाँ पे जो है डिस्ट्रक्चरिंग वगैरह जैसे ऑब्जेक्ट की होती है उस तरह से यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑर्डर टेबल के अंदर जो आईडी थी उसको हमने ऑर्डर टेबल बोल दिया है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे हमने बाकी चीजें ले ली हैं जो हमारे पास मौजूद थी उस टेबल के अंदर। अच्छा, अब इनको हम ज्वाइन करा रहे हैं, तो टेबल ए हमारे पास आ गया, कस्टमर्स आ गया, इनर ज्वाइन करा रहे हैं इसके साथ, इसको ऑर्डर्स के साथ, कहाँ पर, इनकी जो आईडीज हैं उसके बेस पे, ठीक है, जो कॉमन है इनके दरमियान। तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। तो अगर हम इंटर करेंगे तो हमारे पास सारा जो डेटा होगा ना वो हमारे पास शो हो जाएगा, ये आप देखिए। तो हमारे पास एलिस स्मिथ जो है इसका मेरे पास 2 बार आ चुका है, तो ये देखें, लेकिन आईडी ही यूनिक है, ठीक है। अगर नाम सेम हो, क्योंकि नाम को हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करते, बहुत सारे लोगों का नाम सेम हो सकता है, तो इसलिए हमारे पास जो होती है, हम आईडी जो होती है वो हमारे पास यूनिक होती है, तो वो डिफाइन करती है उसको। अच्छा, तो इसमें 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 शाहब एक चीज ये भी आ रही है सामने कि ये जो एडम स्मिथ जो है पर्सन, इसने 2 ऑर्डर प्लेस किए हैं। एक ऑर्डर इसने प्लेस किया लैपटॉप का, दूसरा ऑर्डर इसने प्लेस किया वायरलेस माउस का। ठीक है, तो ये इसलिए 2 आ रहे हैं, और ये बिल्कुल लॉजिकल है, ये चीज कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये कस्टमर एक है, फर्ज करें मैं अगर होता, यासिर होता और मैंने 4 ऑर्डर्स प्लेस किए होते, तो मेरे ये 4 ऑर्डर्स यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। मैंने इसीलिए तो ज्वाइन बनाया है, मैंने इसीलिए तो रिलेशनशिप बनाया है। मैंने ज्वाइन इनर ज्वाइन किया क्यों है, ताकि मैं ये देख सकूं कि एक कस्टमर ने कितने रिकॉर्ड्स, सॉरी कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। अगर मैं खाली इसकी एलन स्मिथ की बात करूं तो इसने कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं भाई, 2 ऑर्डर प्लेस किए। ठीक है, जी, यहां से पता चल रहा है। आईडी भी अच्छा, ये इसमें मजीद मजीद फिल्टर करना चाहते हैं इसमें, तो आप मजीद फिल्टर भी कर सकते हैं। वेयर का क्लॉज लगाएं, इसमें लगाएं जरा वेयर का क्लॉज, नीचे आए जरा। ये तो ज्वाइन होके आपको सारे रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं ना कि ये किस किस कस्टमर ने कितने कितने ऑर्डर किए हैं। अगर मैंने खाली आदम स्मिथ के रिकॉर्ड देखने हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाएं, हाँ एंड वेयर, हाँ लगाएं वेयर, लिखें हाँ कस्टमर डॉट नेम, वेयर कस्टमर डॉट नेम, उसमें जाके हाँ वेयर कस्टमर डॉट नेम इज इक्वल टू एलन स्मिथ। एडम स्मिथ। लिखें लिखें, पूरा इसी केस में लिखिएगा, इसी केस में लिखिएगा, ये जो भी है पर्सन, एलिस, हाँ जो भी है एलिस स्मिथ लिखें। हाँ, ये आ गए दोनों रिकॉर्ड इसके।
ये हमें पता चल गया, देखें कि इस कस्टमर ने ये 2 आइटम परचेस किए हैं, सीधा सीधा पता चल गया हमें, यही तो हमारी रिपोर्ट बन जाएगी। अगर मेरे को किसी कस्टमर, अगर मैं ये शाहब 1 मिनट रुक जाओ, शाहब 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ यही रहने दो, नेम रहने दो। ये मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे ये बोलूं नेक्स्ट जेएस के अंदर एक इंटरफेस डेवलप करना है, आपने एक पेज बनाना है जिसमें कि आप कस्टमर का नाम लें, आपके पास नीचे पूरी डिटेल्स उसके ऑर्डर्स की शो हो जाए, तो आप कैसे बनाएंगे? आप खुद बताएं कैसे बनाएंगे आप? यही पीछे लॉजिक लिखेंगे ना, यही क्यूरी लिखेंगे आप कि कस्टमर के टेबल और ऑर्डर के टेबल के दरमियान ज्वाइन लगाएंगे और उसका नाम पास करेंगे ऊपर फील्ड से, क्यूरी स्ट्रिंग से, क्यूरी पैरामीटर से वहां पास करेंगे, और वो पास करके सर्वर साइड पर क्या लिखेंगे, आप सर्वर एक्शन भी बना सकते हैं, या फिर आप बैकएंड कोड एपीआई के थ्रू भी जो है ना क्या करेंगे, वो आईडी रिसीव करके कस्टमर का और ज्वाइन लगाएंगे, पास करेंगे डेटाबेस की क्यूरी को, और उसकी बेस पे डेटाबेस की क्यूरी, ये जो इसने ज्वाइन लगाया शाम ने, ये आपको ये 2 रिकॉर्ड रिटर्न कर देगी, वो आप डिस्प्ले करा देंगे वेब पेज के ऊपर। यही तो चीज करनी होती है पीछे बैकएंड पे यार। तो ये अगर आपको आ जाए तो आप तो फुल स्टैक डेवलपर बनने में बस आपको सिर्फ यही चीज चाहिए। और फ्रंट एंड आप सीख लेंगे सब, फ्रंट एंड में कोई मसला नहीं होगा, मुझे पता है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं फ्रंट एंड में आपको कभी कोई मसला नहीं होगा। आपको अगर प्रॉब्लम होगी या आप फंसेंगे या आपको मसला होगा तो वो बैकएंड में होगा, और बैकएंड के लिए बेहतर है कि ये चीज आपको रूट से सिखाई जा रही है, फंडामेंटल फाउंडेशन से बताई जा रही है डेटाबेस की प्रोग्रामिंग, तो ये सीख लें सही से जमकर, ठीक है। अच्छा, यस सर। अब ये तो आ गया स्मिथ का। अब मुझे ये बताएं, अगर मैंने ये मालूम करना हो कि एक ऐसा कस्टमर का, मुझे बताएं, कस्टमर बताएं, मुझे वो ऑर्डर्स चाहिए जो कि ग्रेटर देन $10 के हैं, मुझे वो ऑर्डर्स चाहिए जिनको ग्रेटर देन $10 के। वो कौन कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने ग्रेटर देन $10 का ऑर्डर दिया है? तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर्स डॉट, लिखें, नहीं, ऑर्डर्स डॉट, ऑर्डर्स डॉट डॉट, इसमें देखें आपके पास प्राइस का जो कॉलम आ रहा है वो किस में आ रहा है, ये जो, हाँ, ये जो टोटल का आ रहा है, प्राइस का जो कॉलम आ रहा है किस में आ रहा है? ऑर्डर के टेबल में आ रहा है ना। क्या है इसका, लिखें टोटल ग्रेटर देन, लिखे साइन, हाँ, कितना, $10, $10 से ग्रेटर, बस, हाँ 10 लिखें, 10 से ग्रेटर किस किस, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है यार कि कौन से मेरे बड़े कस्टमर कौन है, बिग कस्टमर कौन है जो $10 से ऊपर खर्च कर रहे हैं मेरी शॉप के ऊपर। तो ये मेरे पास सारे उन कस्टमर्स का सारा रिकॉर्ड आ गया जिन्होंने $10 से ऊपर की शॉपिंग की है। आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे ये बताएं अपना, मुझे वो वाले कस्टमर अपने, इसका मतलब है कि यार ये वाले कस्टमर है जो ठीक ठाक पैसे वाले हैं, हाँ, $100 से ऊपर वाले भी लिख लो, 50 वाले लिख लो, 50 वाले लिख लो, का साहब 50 वाले लिख लो, 100 वाले लिख लो। वाह, तो ये वो मेरे कस्टमर हैं जिनको मैं और ऑफर्स दूंगा, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं, और प्रमोशंस बना सकता हूं। मैं ये एक अपने शॉप पे, जो मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी उसके ऊपर मैं ये लगा सकता हूं कि जो $100 की शॉपिंग करेगा उसको मैं ये चीजें फ्री दूंगा, ये 2 चीजें फ्री दूंगा, ये डिस्काउंट दूंगा, या ये दूंगा या वो दूंगा, प्रमोशंस दूंगा ना, उनको मैं और ज्यादा अपने साथ एंगेज करवाऊंगा ताकि वो और शॉपिंग करें। भाई पैसे बहुत है उनके पास, वो कर सकते हैं अगर मैं उनको ऑफर करूं। अच्छा, अब मेरे वो वाले कस्टमर जो बिल्कुल ही कंजूस हैं, वो निकालने, वो कैसे निकालेंगे शाह, बताएं जरा आप। लेस देन 10 होगा। लेस देन 10 लगाएं जरा, शाह भाई लगाएं लेस देन 10। कोई भी अबे नहीं भाई है। कोई भी नहीं है, इतने भी कंजूस नहीं है यार। तो 50 कर ले। चल, अरे नहीं नहीं भाई, इतने कंजूस भी नहीं है, 40 नहीं, ये आ गया ना, ये आ गया लेस देन 40 वाले, ये आ गए। अब मैं क्या करूंगा, ये जो लेस देन वाले 40 वाले ना, इनके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इनके लिए भी मैं ऑफर निकालूंगा। इनको बोलूंगा यार अगर आप 40 की कर रहे हो ना, अगर आप 50 की शॉपिंग कर लो ना, ये आपको मैं छोटा सा आइटम और दे दूंगा, एक और डील दे दूंगा, ठीक है। 50 की शॉपिंग कर लो, इनको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाऊंगा ना, ये 50 पे आ जाएंगे पहले, चलो यार 50 पे तो आए 40 से, और एक छोटी सी मैंने इनको दे दी। फिर मैं बोलूंगा कि अगर आप 60 की कर लेंगे ना तो ये 2 चीजें दे दूंगा मैं आपको, 60 पे आ जाएंगे। फिर मैं एक और बोलूंगा इनको, यार अगर 70 की कर लेना, 4 चीजें ले जाए मेरे से। तो ये क्या हुआ, मैंने कस्टमर को अपने साथ एंगेज किया और डील्स के थ्रू और ऑफर्स के थ्रू उसको और ज्यादा शॉपिंग करने पे मजबूर किया, ऑफर्स दी मैंने उसको। भाई यही होता है ना ई कॉमर्स में, यही तो हो रहा होता है, और क्या हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप ये कस्टमर और ऑर्डर्स के टेबल को ज्वाइन नहीं करते, सुने इफेक्टिवनेस, सुने इस चीज की, अगर ये कस्टमर और ऑर्डर के टेबल को ये शाहबुद्दीन अगर ये ज्वाइन नहीं करता, आपको मुझे ये बताएं, ये एनालिटिक्स मिलती कि कौन से कस्टमर हैं जो सबसे ज्यादा बाय कर रहे हैं, कौन से कस्टमर हैं जो कम बाय कर रहे हैं, मैं किनको ऑफर दूं, मैं किनको। तो अगर ये ज्वाइन करेंगे टेबल्स को, रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, तो ये एनालिटिक्स मिलेंगी ना आपको। ये सारी डेटा आपको कैसे मिलेगा, ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? विदाउट ज्वाइनिंग तो मिल ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये टेबल्स की ज्वाइनिंग, टेबल्स को आपस में इंटरेक्ट करवाना, ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरेक्ट करवाना, इसी से तो इंफॉर्मेशन मिलती है।
इसी से तो आपका बिजनेस बढ़ेगा यार, ई कॉमर्स का। अगर आप एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो और उसके लिए आपने ये टेबल्स बनाए, तो ये इतने इफेक्टिव टूल हैं। इन्हीं टेबल्स के ज्वाइंस के थ्रू ही पूरी डाटा एनालिटिक्स होती है, पूरी रिपोर्टिंग होती है भाईजान। ये पूरा आपका जो जैसे कहते हैं ना कि वो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो होती है इन्हीं एनालिटिक्स की बेस पे है। इससे बहुत कुछ निकल सकता है। साहब अगर मैंने ये निकालना हो कि मेरे टॉप 3 कस्टमर कौन से हैं, मैक्सिमम फर्ज करो मैं मैक्सिमम कस्टमर जो सबसे सबसे जिसने हाईएस्ट सेल की है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा बताओ। मैक्स लगाओ, मैक्स लगाओ, मैक्स, वेयर ऑर्डर टोटल इज इक्वल टू, टोटल लिखो लिखो लिखो, सही लिख रहे हो, टोटल इज इक्वल टू मैक्स, इज इक्वल टू मैक्स, और ऑर्डर डॉट टोटल पे लगा दो, ऑर्डर्स डॉट टोटल पे लगा दो। हाँ लगाओ, चलाओ। नहीं वो सर, क्या है यार, इनवैलिड ग्रुप फंक्शन, इसको ग्रुप करना पड़ेगा पहले। ग्रुप बाय करना पड़ेगा, सही है, वो हम ग्रुप फंक्शन देख लेंगे, लेकिन हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब ये कोई मसला नहीं है ऐसा, ये हो सकता है बिल्कुल, वो ग्रुप फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा यही। अरे शाहब भाई यही हो जाएगा, शाहब भाई लिखो लिखो लिखो, शाहब लिखो। हाँ नीचे एक और स्टेटमेंट लगाओ, मैं बाद में समझा दूंगा उनका ग्रुप बाय क्या होता है। नीचे एक और स्टेटमेंट लगाओ, वेयर के बाद लिखो ग्रुप बाय, ग्रुप बाय लिख दिया। हाँ ग्रुप बाय लिख दो आप, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, लगाओ, आप चलाओ। एक सेकंड, क्या कह रहा है, इनवैलिड है। ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी में आपने फील्ड ऑर्डर आईडी ली है, ऑर्डर आईडी अंडरस्कोर आईडी लिया है। शाह ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी लिया है आपने, ऊपर रेफरेंस देखो क्या दिया है, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी दिया है आपने, एज का जो बनाया ना आपने, एज लिखा, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी लिखो, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। हाँ अब आओ, अब चलाओ, क्या कह रहा है। यूज ऑफ ग्रुप फंक्शंस, एक सेकंड। अच्छा अच्छा, वो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, शाहब भाई एक सेकंड, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, ग्रुप फंक्शन का ये वो आ रहा है, ये हम करा देंगे। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये क्यूरी भी निकल सकती है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ऑर्डर की स्पेलिंग कहीं गलत कर रहे हो कोई बात नहीं, हम करा देंगे, ये हो जाएगा, ये भी मसला हल हो जाएगा। अभी आप ये देख लो कि हाँ नहीं, ये तो आप खैर, हाँ ये तो आप वो एक्सपेंडिचर से निकाल रहे हो ना, मुझे अगर वैसे ही निकालनी तो चलो खैर ये करा देंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये भी हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, निकल तो आया है, आपने निकाल तो लिया, लेकिन ये लिमिट 1 करके निकाला ना आपने, क्या किया, टोटल स्पेंड को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करके और उसको एक रिकॉर्ड पे ले आया। ठीक है, लिमिट लगाकर। तो ये भी मेथड है, लेकिन ये एक दूसरे मेथड से भी होना चाहिए था, खैर हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है ऐसा। कहने का मकसद ये कि जब आप दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं और उस पर फिल्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन आप निकालने के काबिल हो जाए। आप उसमें मिनिमम निकाल सकते हैं सेल कितनी हुई है, आप उसमें मैक्सिमम सेल का ऑर्डर निकाल सकते हैं, आप वो बायर्स निकाल सकते हैं, वो कस्टमर्स निकाल सकते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है ना चीजें बाय की हैं, आप वो कस्टमर निकाल सकते हैं जिन्होंने मिनिमम शॉपिंग की है। इसी तरह से फिर आप उनको एंगेज करेंगे, इसी तरह से आपकी ई कॉमर्स की सेल बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमने देखना है। शाह आज की क्लास को मेरे ख्याल से हम यहीं तक रखते हैं, और जो हमने मैक्सिमम और सॉरी वो जो निकाले थे कि भाई वो कौन से हैं क्यूरीज जो कि जिन्होंने $40 से नीचे की शॉपिंग की है, वो कौन से हैं जिन्होंने $100 से नीचे की शॉपिंग की है, वो कौन से जिन्होंने $25 से लेस की शॉपिंग की है, तो वो सारी क्यूरीज आप लिख के तो इनको दे दें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो सबसे पहले हम डाटा मॉडलिंग करेंगे। जैसे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग पढ़ी थी, ऐसे हम डाटा मॉडलिंग पहले सीखेंगे कि डेटाबेस को डिजाइन कैसे करते हैं, टेबल्स को डिजाइन कैसे करते हैं, उनको मॉडल कैसे करते हैं। आपको एक बिजनेस स्टेटमेंट देंगे, उस बिजनेस स्टेटमेंट से आप अपने आइडेंटिटीज या टेबल निकाल लेंगे और उनके एट्रीब्यूट्स निकाल लेंगे। अच्छा ये चीज समझ में आया शाह भाई, एक वैसे ही आप जरा एक टेबल को जरा मुझे प्रिंट करके दिखाएं, कोई भी ये इसी क्यूरी को चला के दिखाएं। एक चीज जाते जाते मैं बता, टोटल स्पेंड है, नहीं कस्टमर्स नहीं होगा ना, ऑर्डर्स टोटल होगा ना सर, ऑर्डर्स के टेबल में स्पेंड आ रहा है ना, हाँ ऑर्डर्स के टेबल में आ रहा है ना टोटल। हाँ अब ये चलाएं चलाएं, हाँ ये आ गया। शायद यहीं पर रुक जाए एक सेकंड, इसको जरा टेबल को थोड़ा सा मुझे जरा बताइएगा ऊपर ले जाकर मैं जरा एक चीज बताना चाह रहा हूं।
देखें ये जो टेबल का नाम होता है ना, कस्टमर का टेबल है, ऑर्डर का टेबल है, ये होता है नाउन। तो जितने भी आपको कोई भी बिजनेस केस दिया जाए, कोई भी बिजनेस का सिनेरियो दिया जाए, उसके अंदर जितने भी नाउन्स होंगे ना, वो सब टेबल के नाम होंगे। आपको वहीं पता चल जाएगा कि आपकी जो डेटाबेस है उसके अंदर ये टेबल होंगे। अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई 10 टेबल बनाने हैं इस बिजनेस केस में पढ़िए और इसमें से निकालिए टेबल कौन कौन से, तो आप सारे नाउन निकाल लेंगे, बोलेंगे सर ये जितने नाउन्स हैं ना ये सब टेबल्स हैं, ये सब पोटेंशियल टेबल है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ा था कि जितने नाउन्स हैं वो सब क्लासेस हैं, ऐसे हम अब ये कह रहे हैं कि जितने नाउन्स हैं वो सब टेबल्स हैं। अच्छा जी, टेबल्स हो गए। अब मुझे ये बताइए कि इन टेबल्स के अंदर क्या होता है? ये फील्ड्स होती हैं, नेम, ईमेल, आईडी, ऑर्डर डेट, ये सब क्या है? ये फील्ड्स हैं इन टेबल्स की, या इन टेबल्स के एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो जितने उन नाउन्स के एट्रीब्यूट, जितने एडजेक्टिव्स हैं वो सब क्या कहलाएंगे? वो उसके फील्ड्स बन जाएंगे, वो उसके एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे, वो उसकी टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। नाउन टेबल का नाम हो गया, जितने भी आपके पास एडजेक्टिव्स हो गए वो सब टेबल की फील्ड बन गई। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? और ये जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, ये सब क्या बन गए? ये वर्ब्स बन गए, ये एक्शंस हो गए। ये वो एक्शंस है जो आप उन टेबल्स पे अप्लाई कर रहे हैं। ये जो ज्वाइन हो गया, ये सब क्या है? ये एक्शंस है। ये सारे वो एक्शंस है जो आप इन टेबल्स पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप मैक्सिमम को फाइंड कर रहे हैं, मिनिमम को फाइंड कर रहे हैं, उनको उसमें ये देख रहे हैं कि दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड व्हाट? एक्शंस। ये वर्ब्स हैं। ठीक है, तो जितने भी हम एक्शंस आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस स्टेटमेंट में से, बिजनेस सिनेरियो में से, वो सारे हमारे क्या बन जाएंगे? टेबल ऑपरेशंस बन जाएंगे, टेबल ऑपरेशंस बन जाएंगे। बहुत अच्छा, ये नासिर ने बड़ा अच्छा समराइज कर दिया कि जो टेबल का नाम है वो नाउन है, जो फील्ड्स हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं, यानी एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, नाउन है, और जो फील्ड्स हैं वो एट्रीब्यूट्स या एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, और आपके पास जो वर्ब्स हैं वो टेबल ऑपरेशंस हैं, एक्शंस हैं। यानी कि एक्शन कौन कौन सा टेबल पे कौन कौन सा एक्शन हो सकता है? भाई इंसर्ट का एक्शन हो सकता है, डिलीट का एक्शन हो सकता है, ड्रॉप का एक्शन हो सकता है, टेबल को सिलेक्ट करने का ऑप्शन हो सकता है, दो टेबल्स को ज्वाइन करने का एक्शन हो सकता है। ये सारे टेबल ऑपरेशन। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसको अपना उसके साथ जिसे कहते हैं ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो मैंने थ्योरी बताई थी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, उसके साथ जरा एक दफा से उसको दोबारा से रिवाइज करके आइएगा और उसको इस मैप कीजिएगा डेटा मॉडलिंग के ऊपर। वो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग थी, ये डेटा की मॉडलिंग है। सेम चीजें हैं, सेम थ्योरी है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। वहां पर हम क्लास की प्रॉपर्टीज को कह रहे थे कि ये एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के, यहां पर टेबल की प्रॉपर्टीज को, टेबल के एट्रीब्यूट्स को कह रहे हैं कि एडजेक्टिव्स हैं। वहां पर हम ये कह रहे थे कि टेबल का नाम जो है, वहां पर हम कह रहे थे क्लास का नाम जो है वो नाउन है, यहां पर हम कह रहे हैं टेबल का नाम नाउन है, वो टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो गुड, बहुत अच्छा सेशन रहा, सही रहा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर मजीद डिटेल के अंदर हम ईआर मॉडलिंग पढ़ेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग या टेबल मॉडलिंग, और हम आपको करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली कैसे टेबल बनते हैं, कैसे क्लास। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। साहब आपको कुछ चीज, कोई ऐसी चीज? नहीं सर, just thank you so much everyone for joining today's session, and thank you so much Ms. Saba for making today's session possible. Many thanks to you. थैंक यू ऑल। सही है, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं साहब, हम सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं। आप लोगों से मैं बहुत सारी चीजें सीख रहा होता हूँ, कोई ना कोई चीज हमें, हर इंसान यूनिक है, हर इंसान का माइंड यूनिक है, उसके अंदर यूनिक आइडिया मौजूद है। ठीक है, हम सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, तो इसमें कोई हम बड़े छोटे नहीं है, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं आपसे सीख रहा होता हूँ, शाहब आपसे सीख रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें मैं शाहब से सीख रहा होता हूँ, शाहब हमें बता रहे होते हैं, तो हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। ठीक है, और यही चीज अच्छी है, यही चीज अच्छी है, यही चीज पॉजिटिव है, जो आपको एक अच्छे फ्यूचर की तरफ लेके जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी।